हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। हम लोग इस वीडियो में देखने वाले हैं इंडियन ज्योग्राफी का यह लास्ट वीडियो रहने वाला है। इसके बाद हम लोग वर्ल्ड ज्योग्राफी को शुरुआत करने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को प्रारंभ करते हैं। फर्स्ट नंबर टॉपिक है पशुपालन, एनिमल हस्बेंड्री। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन, 20वीं पशुधन गणना की रिपोर्ट किस मंत्रालय द्वारा जारी की गई है? 20वीं पशुधन गणना की रिपोर्ट किस मंत्रालय द्वारा जारी की गई है? मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय के द्वारा, मिनिस्ट्री ऑफ फिशरीज, एनिमल हस्बेंड्री एंड डेयरिंग के द्वारा। 20वीं पशुधन गणना की संख्या के अनुसार कुल पशुधन में गौ पशु 35.94%, भैंस जो है 20.45%, बकरी 27.80%, भेड़ 13.87%, सुअर 1.69% तथा अन्य पशु 0.25% है। ध्यान रखिएगा, किसी भी एग्जाम में पूछा जा भी सकता है। नेक्स्ट है, प्रति 100 हेक्टेयर सकल कृषि क्षेत्र में मवेशियों की संख्या का घनत्व किस राज्य में सबसे अधिक है? प्रति 100 हेक्टेयर सकल कृषि क्षेत्र में मवेशियों की संख्या का घनत्व किस राज्य में सबसे अधिक है? बिहार में। भारत में सर्वाधिक दूध देने वाली बकरी की नस्ल कौन सी है? जमुना पारी है। गाय की थारपारकर प्रजाति कहाँ पाई जाती है? तो राजस्थान के सीमावर्ती क्षेत्रों में। 20वीं पशुधन गणना के अनुसार पशुओं की संख्या में सबसे अधिक वृद्धि पश्चिम बंगाल 23%, तत्पश्चात तेलंगाना में देखी गई। पशुओं की संख्या में सबसे अधिक वृद्धि कहाँ? पश्चिम बंगाल में 23%, उसके बाद तेलंगाना में 22% देखा गया। विश्व में दुग्ध उत्पादन के क्षेत्र में भारत का कौन सा स्थान है? दूध उत्पादन में भारत का स्थान पहला है। भारत में श्वेत क्रांति का जनक किसे कहा जाता है? डॉक्टर वर्गीज कुरियन को। मुर्गी के अंडे का कवच किस पदार्थ से निर्मित होता है? कैल्शियम कार्बोनेट का CaCO3 का, कैल्शियम कार्बोनेट का CaCO3 का निर्मित होता है। विश्व में सबसे अधिक अंडा देने वाली मुर्गी की नस्ल कौन सी है? तो लेग हॉर्न है। लेग हॉर्न जो है सबसे अधिक अंडा देने वाली मुर्गी की नस्ल है। भारत में स्थापित केंद्रीय पशु प्रजनन फॉर्म सूरतगढ़ राजस्थान, धमरोड गुजरात, अलमाड़ी तमिलनाडु, चिपलिमा और सुंदरबेड़ा ओडिशा, हैसरघट्टा कर्नाटक, अंदेश नगर उत्तर प्रदेश, यह सभी के सभी केंद्रीय पशु प्रजनन फॉर्म हैं। ये केंद्र गाय और भैंसों के प्रजनन के लिए उत्तम नस्ल के साढ़ और प्रशिक्षित वीर्य का उत्पादन करते हैं। केंद्रीय प्रशिक्षित वीर्य उत्पादन और प्रशिक्षण संस्थान हैसरघट्टा बेंगलुरु में स्थित है, जो उत्तम नस्ल के साढ़ एवं भैंसों का वीर्य उपलब्ध कराता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑपरेशन फ्लड का संबंध किससे है? ऑपरेशन फ्लड का संबंध हो जाएगा दुग्ध उत्पादन एवं वितरण से। ऑपरेशन फ्लड पहली बार जुलाई 1970 से मार्च 1981 तक, ऑपरेशन फ्लड 2 अप्रैल 1981 से मार्च 1985 तक, ऑपरेशन फ्लड 3 अप्रैल 1985 से मार्च 1996, 3 चरणों में चलाया गया था। नेक्स्ट है, भैंसों की देसी नस्ल की 3 प्रमुख किस्में कौन सी है? भैंसों की देसी नस्ल की 3 प्रमुख किस्में मुर्रा, नीली रावी एवं जफराबादी। यहाँ पे वही दिया गया है, कितने परसेंट गाय, बैल, बकरी, भैंस, भेड़, जो हमने पहले भी बात कर लिया। 20वीं पशुधन गणना रिपोर्ट 2019 का दिया गया था। स्टॉक फार्मिंग किससे संबंधित है? स्टॉक फार्मिंग पशुओं के प्रजनन से। 20वीं राष्ट्रीय पशुधन गणना 2019 के अनुसार भारत में मवेशियों की सर्वाधिक संख्या क्रमशः उत्तर प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश एवं पश्चिम बंगाल में है। कहाँ सर्वाधिक है? उत्तर प्रदेश में, उसके बाद राजस्थान में, मध्य प्रदेश में, उसके बाद पश्चिम बंगाल में। केंद्रीय भेड़ प्रजनन फॉर्म कहाँ स्थित है? हिसार, हरियाणा। केंद्रीय भेड़ प्रजनन फॉर्म कहाँ है? हिसार, हरियाणा में। केंद्रीय बकरी अनुसंधान संस्थान मथुरा, उत्तर प्रदेश। स्वतंत्रता के पश्चात प्रथम पशुधन गणना किस वर्ष में आयोजित की गई? वर्ष 1951 में। देश में दुग्ध व्यवसाय के लाभकारी प्रशिक्षण व जानकारी के लिए 3 प्रशिक्षण केंद्र स्थापित किए गए हैं। पहला है राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान NDRI करनाल में, मानसी इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रेनिंग मेहसाना, यह भी कहाँ है? तो हरियाणा में। जी देसाई ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट पालनपुर, जो कि बनासकांठा, सिलीगुड़ी, जालंधर तथा इरोड में प्रादेशिक केंद्र स्थापित किए गए हैं। भैंसों पर अनुसंधान के लिए हरियाणा राज्य के हिसार जिले में केंद्रीय भैंस अनुसंधान संस्थान की स्थापना की गई है। नेक्स्ट टॉपिक है खनिज संसाधन, मिनरल्स रिसोर्सेज। खनिज जो होता है, धात्विक खनिज होता है, अधात्विक खनिज और ऊर्जा खनिज। धात्विक खनिज में लौह धातुएं आते हैं, अलौह धातुएं आते हैं और बहुमूल्य खनिज भी आते हैं। अधात्विक खनिज में जैसे कि अबरख, नमक, पोटास, सल्फर, चुनास या चूना पत्थर, संगमरमर,
बलुआ पत्थर यह सब आते हैं। वही ऊर्जा खनिज में कोयला, पेट्रोलियम तथा प्राकृतिक गैस आते हैं। धात्विक खनिज की भी बात कर लेते हैं। धात्विक खनिज में लौह धातुओं की बात कर लें जिसमें लोहे का अंश हो, जैसे कि लौह अयस्क, मैग्नीज, निकल व कोबाल्ट। अलौह धातुएं जैसे कि तांबा, सीसा, जस्ता व बॉक्साइट आदि, यह सभी के सभी अलौह धातु हैं। बहुमूल्य खनिज जैसे कि सोना, चांदी, प्लेटिनम आदि। क्लियर। अब आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन पे आते हैं। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है, भारत का सबसे महत्वपूर्ण खनिज युक्त शैल तंत्र कौन सा है। वीडियो पसंद आ रहा होगा तो लाइक करिएगा, कमेंट करके जरूर बताइएगा वीडियो कैसा लगा। नेक्स्ट सब्जेक्ट कौन सा रहने वाला है वो भी आप लोग कमेंट करके बता सकते हैं। अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं, लगातार से इसे कंप्लीट करेंगे। भारत का सबसे महत्वपूर्ण खनिज युक्त शैल तंत्र कौन सा है। धारवाड़ तंत्र है। भारत के किस भाग में खनिज संसाधनों के बृहद भंडार हैं। दक्षिण पूर्व में। भारत का कौन सा राज्य खनिज संसाधनों में सर्वाधिक संपन्न राज्य है। यह है ओडिशा। भारत का कौन सा राज्य मूल्य की दृष्टि से खनिज उत्पादन में अग्रणी राज्य है। ओडिशा है 2021-22 में। लौह अयस्क के प्रकार दिए गए हैं जैसे कि मैग्नेटाइट, हेमेटाइट, लिमोनाइट और सीडेराइट। मैग्नेटाइट, हेमेटाइट, लिमोनाइट और सीडेराइट किसका अयस्क है। तो यह सभी के सभी लौह अयस्क हैं। मैग्नेटाइट का सूत्र है, रासायनिक फार्मूला Fe3O4, हेमेटाइट का Fe2O3, लिमोनाइट 2Fe2O3 3H2O, सीडेराइट Fe2CO3। क्लियर। भारत में लौह अयस्क किस क्रम की शैलों में पाया जाता है। लौह अयस्क पाया जाता है धारवाड़ क्रम के चट्टानों में। प्रसिद्ध लौह अयस्क खान कुद्रेमुख किस राज्य में स्थित है। कुद्रेमुख हो जाएगा कर्नाटक में। राजस्थान का नाथरा कीपाल क्षेत्र कौन सा खनिज पाया जाता है। राजस्थान के नाथरा कीपाल क्षेत्र कौन सा खनिज पाया जाता है। लौह अयस्क पाया जाता है। बैलाडीला खान किस खनिज से संबंधित है। लौह अयस्क से। तांबा का सर्वाधिक उत्पादन मलाजखंड क्षेत्र में होता है। तांबा का सर्वाधिक उत्पादन मलाजखंड क्षेत्र जो कि मध्य प्रदेश में है वहीं होता है, जबकि इसके सबसे अधिक भंडार कहाँ है तो राजस्थान में। एशिया का उच्च कोटि का जस्ता एवं सीसा अयस्क भंडार उपलब्ध है कहाँ। भीलवाड़ा जिला राजस्थान में। जस्ता एवं सीसा का उच्च कोटि अयस्क भंडार है भीलवाड़ा जिला राजस्थान। विंध्य शैलों में किसके बृहद भंडार पाए जाते हैं। चूना पत्थर का। नेक्स्ट क्वेश्चन, बॉक्साइट किस धातु का प्रमुख अयस्क है। एल्युमिनियम का। भारत के दो सर्वाधिक बॉक्साइट उत्पादक क्रमशः कौन से राज्य हैं। बॉक्साइट ओडिशा एवं झारखंड। भारत में टीन का अग्रणी उत्पादक राज्य कौन सा है। टीन का अग्रणी उत्पादक राज्य छत्तीसगढ़। भारत का कौन सा राज्य अब्रक का सबसे बड़ा उत्पादक है। अब्रक आंध्र प्रदेश। भारत की सबसे बड़ी अब्रक पट्टी हजारीबाग जो कि झारखंड में है, गया और मुंगेर जो कि बिहार में है में पाई जाती है। भारत में सर्वोत्तम किस्म का संगमरमर कहाँ पाया जाता है तो मकराना राजस्थान। क्वार्टजाइट किस पत्थर का कांतित रूप है। क्वार्टजाइट जो है बलुआ पत्थर का कांतित रूप है। क्रोमाइट उत्पादन में किस राज्य का एकाधिकार है। ओडिशा का। क्रोमाइट उत्पादन में किस राज्य का एकाधिकार है। ओडिशा का। भारत के कुल नमक उत्पादन का 8.7% सांभर झील से उत्पादित होता है। याद रखिएगा, भारत में कुल नमक का जो उत्पादन होता है लगभग 8.7% यह सांभर झील से होता है। सांभर झील जो कि राजस्थान में स्थित है। भारत में ग्रेनाइट की पट्टियां तथा स्लेट कहाँ पाए जाते हैं। ललितपुर उत्तर प्रदेश में। केरल के समुद्र तट पर कौन सा परमाणु खनिज पाया जाता है। मोनाजाइट। जादूगोड़ा किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है। यूरेनियम के लिए। जादूगोड़ा किस खनिज के लिए। यूरेनियम के लिए प्रसिद्ध है। ओडिशा में उच्च कोटि का हेमेटाइट किसमें का लौह अयस्क। मयूरभंज व क्योझर में बादाम पहाड़ों में से निकाला जाता है। बादाम पहाड़ खदानों से निकाला जाता है। एक बार फिर से देख लीजिए। ओडिशा में उच्च कोटि का हेमेटाइट किस्म का लौह अयस्क मयूरभंज व क्योझर में बादाम पहाड़ खदानों से निकाला जाता है। वैश्विक खनिज उत्पादन में भारत का योगदान 2020-21 दिया गया है। इसे आप लोग करेंट के अनुसार से याद रखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। वैश्विक खनिज उत्पादन में भारत का योगदान। एल्यूमिना भारत का स्थान चौथा है। बायराइट में द्वितीय है और कोयला तथा एवं लिग्नाइट में द्वितीय स्थान है। कच्चा तेल में 26वां स्थान है। सीमेंट में दूसरा, ग्रेफाइट में दूसरा स्थान है। 2019 के अनुसार दिया गया है। भारत 95 खनिजों का उत्पादन करता है जिसमें 4 ईंधन, 10 धात्विक, 23 अधात्विक, 3 परमाणु और 55 गौण खनिज मतलब घवन और अन्य सामग्री सहित शामिल है। क्लियर।
अन्य खनिज भंडार एवं उनके उत्पादक क्षेत्र। निकेल का मुख्य भंडार जो है ओडिशा, झारखंड, नागालैंड, वही मुख्य उत्पादक निकेल का है ओडिशा एवं झारखंड। क्षेत्र जो है कटक और क्योझर। फ्लोराइड का मुख्य भंडार गुजरात, राजस्थान एवं छत्तीसगढ़, वही मुख्य उत्पादक जो है गुजरात एवं महाराष्ट्र है। क्षेत्र है चंद्रपुर और बड़ोदरा। एपेटाइट पश्चिम बंगाल, झारखंड व मेघालय। रॉक फॉस्फेट झारखंड, राजस्थान व मध्य प्रदेश। हीरा का मुख्य भंडार मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश और छत्तीसगढ़। उत्पादक राज्य मध्य प्रदेश और क्षेत्र है पन्ना। ग्रेफाइट का मुख्य भंडार जो है अरुणाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर। मुख्य उत्पादक राज्य ओडिशा, तमिलनाडु, नपारा, पलामू, लातेहार, यह सब प्रसिद्ध क्षेत्र है। मैग्नेसाइट उत्तराखंड, तमिलनाडु, राजस्थान में इसका मुख्य भंडार, वही उत्पादक राज्य तमिलनाडु, उत्तराखंड। टीन हरियाणा, छत्तीसगढ़, ओडिशा में भंडारण है और छत्तीसगढ़ उत्पादन में अग्रणी राज्य है। नेक्स्ट है कुछ अन्य खनिज भंडार एवं उत्पादक क्षेत्र। इसे आप लोग करंट के अनुसार याद रखिएगा। एसपीडी का जो करंट रहता है उसमें दिया हुआ रहता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अगर किन्हीं को देखना है तो वीडियो को पॉज करके स्क्रीनशॉट लेकर के इसे देख सकते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। छोटा नागपुर के पठार को भारत के रूर प्रदेश के नाम से जाना जाता है। याद रखिएगा, छोटा नागपुर के पठार को भारत का रूर प्रदेश कहा जाता है। नेक्स्ट टॉपिक है एनर्जी, ऊर्जा। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन, भारत में कुल विद्युत उत्पादन के स्रोतों के अंश का सही अनुक्रम क्या है? भारत में कुल विद्युत ऊर्जा उत्पादन के स्रोतों के अंश का सही अनुक्रम क्या है? तापीय, जलीय, वायु और आणविक क्रम से दिया गया है। पहले तापीय है, उसके बाद जलीय, वायु और आणविक, यह सब उत्पादन के स्रोत हैं। ऊर्जा उत्पादन, विद्युत ऊर्जा उत्पादन के स्रोत दिए गए हैं। भारत वाणिज्यिक ऊर्जा के लिए मुख्यतः जीवाश्म ईंधनों पर निर्भर है। भारत की कुल स्थापित विद्युत क्षमता में से लगभग 56.2% ताप विद्युत, इसमें कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस शामिल है, से 31% अक्षय ऊर्जा स्रोत से, 11% पनबिजली से एवं 1.8% परमाणु ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा प्राप्त होती है। आप लोग देख सकते हैं 56.2% ताप विद्युत, वही 31% अक्षय ऊर्जा स्रोत, 11% पनबिजली, 1.8% परमाणु ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा प्राप्त होती है। इसी प्रकार गैर वाणिज्यिक ऊर्जा का लगभग 60% जलाऊ लकड़ी से प्राप्त होता है। इसके साथ गोबर एवं अवशिष्ट पदार्थों का पर्याप्त महत्व है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए। जवाहरलाल नेहरू राष्ट्रीय सौर मिशन किस वर्ष प्रारंभ की गई थी? जवाहरलाल नेहरू राष्ट्रीय सौर मिशन किस वर्ष प्रारंभ की गई थी? 11 जनवरी 2010 में। जवाहरलाल नेहरू राष्ट्रीय सौर मिशन का उद्देश्य वर्ष 2022 तक 20,000 मेगावाट क्षमता वाली ग्रिड की स्थापना करना था। काकरापारा परमाणु विद्युत संयंत्र किस राज्य में स्थित है? तो गुजरात में। भारत में पेट्रोलियम का अग्रणी उत्पादक राज्य कौन सा है? पेट्रोलियम का अग्रणी उत्पादक राज्य राजस्थान। पेट्रोल उत्पादक क्षेत्र लूनेज किस राज्य में स्थित है? लूनेज जो है यह गुजरात में है। कहाँ है? गुजरात में। राणा प्रताप सागर बांध पर विद्युत गृह कहाँ स्थापित किया गया है? कोटा, राजस्थान में। पवन ऊर्जा के उत्पादन में किस राज्य का प्रथम स्थान है? तमिलनाडु का। भारत में कोयला उत्खनन कार्य का प्रारंभ हुआ 1744 ईस्वी, रानीगंज, पश्चिम बंगाल। शीर्ष कोयला उत्पादक राज्य दिया गया है। पहला स्थान पर ओडिशा, दूसरे स्थान पर छत्तीसगढ़, तीसरे स्थान पर झारखंड, चौथे स्थान पर मध्य प्रदेश है। और उत्पादन और प्रतिशत में दिया गया है, मिलियन टन में भी दिया गया है, जो कि कुछ खास है नहीं। आप लोग बस उत्पादक राज्य को क्रम से याद रखेंगे। पहले स्थान पर है कोयला उत्पादन में उड़ीसा, दूसरे स्थान पर छत्तीसगढ़, तीसरे स्थान पर झारखंड, चौथे स्थान पर मध्य प्रदेश। भारत का कुल उत्पादन 893.190 मिलियन टन। नेक्स्ट है विश्व का सबसे लंबा बांध हीराकुंड बांध है, जो उड़ीसा राज्य में महानदी पर निर्मित है। भारत में प्रचुर मात्रा में उपलब्ध नाभिकीय ईंधन क्या है? थोरियम है। भारत का कौन सा शैल तंत्र कोयला भंडारों का प्रमुख क्षेत्र है? गोंडवाना तंत्र। भारत के कोयला उत्पादक अग्रणी 3 राज्य क्रमशः कौन से हैं? छत्तीसगढ़, ओडिशा एवं झारखंड। भारत के सर्वाधिक कोयला भंडार किस राज्य में पाए जाते हैं? कोयला भंडार झारखंड में पाए जाते हैं। भारत में स्थित ताप विद्युत केंद्र दिया गया है। आंध्र प्रदेश में है नेल्लौर और विजयवाड़ा। तेलंगाना में रामागुंडम, भद्राचलम, कोट्टागुदेम और मानगुरु। वही असम में बोगाईगांव, चंद्रपुर और कामरूप। बिहार में बरौनी ताप विद्युत केंद्र है और कहलगांव। कोरबा छत्तीसगढ़ में है। बदरपुर दिल्ली में, इंद्रप्रस्थ दिल्ली में, राजघाट दिल्ली में है। अहमदाबाद, बनास, धुवारम, गांधीनगर, कच्छ, कांडला, महुआ, पोरबंदर, साबरमती, शाहपुर, शिका, उकाई,
उतारण, बास कबोरी, ये सभी के सभी ताप विद्युत केंद्र जो है कहाँ है? गुजरात में। फरीदाबाद, पानीपत, यमुनानगर में हरियाणा, कालाकोट जम्मू कश्मीर, बोकारो, सतपुड़ा, स्वर्णरेखा झारखंड, अमरकंटक, सतपुड़ा और सिंगरौली कहाँ है? मध्य प्रदेश में। बलारसा, भूसावल, चंद्रपुर, चोला, खापड़ खेड़ा, कोराडी, नासिक, पारस, पार्ले, ट्रॉम्बे, उज्जैनी, उड़ान, यह सभी के सभी ताप विद्युत केंद्र कहाँ है? महाराष्ट्र में। लोकटक ताप विद्युत केंद्र मणिपुर, भटिंडा, रूपनगर पंजाब, अंटा, बांसवाड़ा, कोटा, पालन, सवाई माधोपुर राजस्थान, वही बाली मेला, तलचर ओडिशा में। एनौर, मेटूर, नेवेली, तुतीकोरिन तमिलनाडु, बहराइच, दोहरी घाट गोरखपुर, हरदुआगंज, जौहरपुर, कानपुर, मऊ, मुरादाबाद, ओबरा, पनकी, परीक्षा, टुंडला, यह सभी के सभी ताप विद्युत केंद्र जो है उत्तर प्रदेश में। नेक्स्ट है पश्चिम बंगाल, बीरभूम, बुंदेल, दुर्गापुर, फरक्का, गोरीपुर, कालीघाट, कोलकाता, मुर्शिदाबाद, टीटागढ़ ताप विद्युत केंद्र पश्चिम बंगाल में। कुछ खास नहीं लेकिन कुछ इंपॉर्टेंट भी है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे कोयले का प्रकार दिया गया है, पीट कोयला, लिग्नाइट कोयला, बिटुमिनस कोयला, एंथ्रासाइट कोयला, यह सभी के सभी कोयले के प्रकार हैं। पीट कोयला का उपनाम है निम्न कोयला, लिग्नाइट को भूरा कोयला कहा जाता है, बिटुमिनस कोयला को काला कोयला कहा जाता है, वही एंथ्रासाइट कोयला को कठोर या उच्च कोयला कहा जाता है। पीट कोयला नमी की अधिक मात्रा व 40% से कम कार्बन होता है, इस कारण से इसे निम्न कोयला कहते हैं। लिग्नाइट कोयला को भूरा कोयला कहा जाता है, जलने पर धुआं अधिक व 40 से 60% इसमें कार्बन होता है। बिटुमिनस कोयला को काला कोयला कहा जाता है, इसमें 60 से 80% तक कार्बन पाया जाता है। एंथ्रासाइट कोयला जो कि उच्च कोयला कहा जाता है, इसे कठोर कोयला कहते हैं, जलते समय धुआं रहित, मतलब इसमें धुआं नहीं वह 80 से 90% तक कार्बन होता है। एंथ्रासाइट कोयला जो है भारत में नहीं होता है, लेकिन जितना भी होता है जम्मू कश्मीर के रियासी जिला में। क्लियर। लिग्नाइट कोयला का जो क्षेत्र है तमिलनाडु का अरकाट, असम का लखीमपुर, पश्चिम बंगाल का दार्जिलिंग और कश्मीर का करेवा क्षेत्र। बिटुमिनस कोयला झारखंड, उड़ीसा, छत्तीसगढ़ व मध्य प्रदेश में होता है। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए। नामचिक नामफुक कोयला क्षेत्र किस राज्य में अवस्थित है? नामचिक नामफुक कोयला क्षेत्र अरुणाचल प्रदेश में। कोरबा कोयला क्षेत्र किस राज्य में अवस्थित है? कोरबा कोयला क्षेत्र छत्तीसगढ़ में। प्रसिद्ध कोयला क्षेत्र तालचर कहाँ स्थित है? ओडिशा में। छोटा नागपुर औद्योगिक क्षेत्र का विकास यहाँ पर कोयले की खोज के परिणाम स्वरूप हुआ है। झारखंड में कोयले की खानें मुख्यतः कहाँ स्थित है? तो झरिया में है। लिग्नाइट कोयले का विशालतम भंडार किस राज्य में है? लिग्नाइट कोयला तमिलनाडु। विश्रामपुर जो कि छत्तीसगढ़ में है, किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है? तो हो जाएगा कोयला के लिए। भारत के प्रमुख कोयला उत्पादक क्षेत्र दिया गया है, जैसे कि झारखंड का झरिया, बोकारो, करनपुरा, गिरिडीह, यह सब कोयला उत्पादक क्षेत्र है। पश्चिम बंगाल का रानीगंज, बरजोरा, बीरभूम, सोहागपुर। ओडिशा का तलचर, संबलपुर, इब नदी घाटी, यह सभी के सभी कोयला उत्पादक क्षेत्र हैं। उमरिया, सिंगरौली मध्य प्रदेश, कोरबा, सुहागपुर, सोनहट, सेंदुरगढ़, मांद, रायगढ़, विश्रामपुर छत्तीसगढ़, गोदावरी घाटी, सिंगरैली तेलंगाना, वर्धा घाटी, कामपट्टी, बांदेर महाराष्ट्र। नेक्स्ट आ जाइए। कोयले का सर्वाधिक उपयोग होता है तो विद्युत ऊर्जा उत्पादन में। भारत में सर्वप्रथम तेल या ऊर्जा संकट कब उत्पन्न हुआ था? वर्ष 1970-80 के मध्य। हाइड्रोजन विजन 2025 किससे संबंधित है? पेट्रोलियम उत्पादन के भंडारण से। भारत में पेट्रोलियम तथा प्राकृतिक गैस की खोज निम्नलिखित बेसिनों में हुई है। पहला दिया गया है तेल क्षेत्र और विस्तार। उत्तरी असम बेसिन 60,000 वर्ग किलोमीटर में इसका विस्तार है। पश्चिमी बंगाल बेसिन 60,000 वर्ग किलोमीटर में इसका भी विस्तार। नेक्स्ट है पश्चिमी हिमालय बेसिन 1,00,000 वर्ग किलोमीटर में इसका विस्तार है। यह सभी पेट्रोलियम तथा प्राकृतिक गैस के लिए प्रसिद्ध है। राजस्थान, सौराष्ट्र, कच्छ बेसिन 95,000 वर्ग किलोमीटर। उत्तरी गुजरात बेसिन 1,40,000 वर्ग किलोमीटर। गंगा घाटी बेसिन 3,85,000। तटीय तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश तथा केरल बेसिन 75,000 वर्ग किलोमीटर। अंडमान एवं निकोबार तटीय बेसिन 2,000 वर्ग किलोमीटर। खंभात, बॉम्बे हाई अपतटीय क्षेत्र 2,000 वर्ग किलोमीटर। यह सभी के सभी क्या था? तो पेट्रोलियम तथा प्राकृतिक गैस की खोज इसी बेसिन में हुई है। पेट्रोलियम उत्पादक क्षेत्र जो है भारत में तेल उत्पादन के 4 प्रमुख क्षेत्र निम्नवत है। पहला है ब्रह्मपुत्र घाटी, दूसरा है गुजरात तट, तीसरा है पश्चिमी अपतटीय क्षेत्र और चौथा है पूर्वी अपतटीय
क्षेत्र। विश्व के कुल ऊर्जा उत्पादन का 1/3 हिस्सा जल विद्युत से उत्पन्न किया जाता है। आगे है, भारत में तेल के अन्वेषण का कार्य ऑयल इंडिया लिमिटेड द्वारा किया जाता है। OIL के द्वारा, ऑयल इंडिया लिमिटेड OIL के द्वारा किया जाता है। HVJ पाइपलाइन द्वारा प्राकृतिक गैस का परिवहन कहाँ से होता है? दक्षिणी बेसिन से। भारत में अधिकांश प्राकृतिक गैस का उत्पादन कहाँ से किया जाता है? बम्बई हाई से। KG-D6 बेसिन में किस खनिज के बृहद भंडार हैं? प्राकृतिक गैस के। कुडनकुलम नाभिकीय ऊर्जा संयंत्र किस राज्य में अवस्थित है? तमिलनाडु में। भारत का सर्वप्रथम खनिज तेल का कुआं निर्मित किया गया है माकुम, असम में। खनिज तेल का कुआं माकुम, असम में निर्मित किया गया है। भारत की सबसे पुरानी तेल शोधन इकाई कौन सी है? डिगबोई, असम। उत्तर भारत का प्रथम परमाणु विद्युत संयंत्र कहाँ स्थापित किया जा रहा है? गोरखपुर, हरियाणा। उत्तर भारत का प्रथम परमाणु विद्युत संयंत्र कहाँ स्थापित किया जा रहा है? गोरखपुर, जो कि कहाँ? हरियाणा में। ज्वारीय ऊर्जा के उत्पादन के लिए भारत का कौन सा क्षेत्र महत्वपूर्ण है? खंभात की खाड़ी। याद रखिएगा, यह यूपी का नहीं है, यह गोरखपुर जो हरियाणा का है। बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है, भारत में परमाणु ऊर्जा के कार्यशील केंद्र जैसे कि कैगा जो है कर्नाटक में, काकरापारा गुजरात में, कलपक्कम तमिलनाडु, कुडनकुलम तमिलनाडु, रावतभाटा राजस्थान, तारापुर महाराष्ट्र, नरौरा उत्तर प्रदेश। भारत में कुल उत्पादित विद्युत ऊर्जा में परमाणु ऊर्जा का कितना अंश है? परमाणु ऊर्जा का अंश 3.15%। भारत में 8 दावित भारी जल रिएक्टर संयंत्र दिया गया है। नांगल भारी संयंत्र कहाँ है? तो पंजाब में स्थापित हुआ था 1962 में। बड़ोदरा भारी संयंत्र गुजरात 1977 में स्थापित। तूतीकोरिन तमिलनाडु 1978 में स्थापित। कोटा राजस्थान 1985, तलचर उड़ीसा 1978, थाल महाराष्ट्र 1987, हजीरा गुजरात 1991, मानुगुरु तेलंगाना 1991 में स्थापित किया गया था। इंडियन ब्यूरो ऑफ माइंस के अनुसार भारत में कुल 23 तेल शोधक संयंत्र हैं। कितना है? इंडियन ब्यूरो ऑफ माइंस के अनुसार भारत में कुल 23 तेल शोधक संयंत्र हैं। कौन कौन सा है? तो डिगबोई, असम। स्थापना उत्पादन वर्ष जो है 1901। डिगबोई पहला है तेल शोधन संयंत्र, उत्पादन जो हुआ था 1901 में। ट्रॉम्बे महाराष्ट्र 1954 में उत्पादन हुआ था। ट्रॉम्बे मुंबई BPCL के द्वारा महाराष्ट्र 1955 में। विशाखापत्तनम HPCL के द्वारा आंध्र प्रदेश 1957। नूनामती असम में है 1962 में। बरौनी बिहार में। कोयली कहाँ है? तो गुजरात में है। स्थापना वर्ष तो नहीं पूछा जाता है, लेकिन राज्य पूछे जाते हैं। बरौनी तेल शोधन संयंत्र कहाँ है? तो बिहार में है। इस तरह से क्वेश्चन। कोयली तेल शोधन संयंत्र गुजरात, कोची केरल, मनाली तमिलनाडु, हल्दिया पश्चिम बंगाल, बोगाईगांव असम, चेन्नई तमिलनाडु, नागपट्टनम तमिलनाडु 1993 में स्थापना, मथुरा उत्तर प्रदेश 1982 में उत्पादन वर्ष, मंगलौर कर्नाटक, पानीपत करनाल हरियाणा, नुमालीगढ़ असम, जामनगर गुजरात, तातीपाका आंध्र प्रदेश, वादिनार गुजरात, भटिंडा पंजाब, बीना मध्य प्रदेश। नेक्स्ट है पारादीप उड़ीसा, उत्पादन वर्ष जो है 2018। RPL जामनगर, ESSAR वादिनार निजी क्षेत्र के एवं HPCL भटिंडा व BPCL बीना संयुक्त क्षेत्र के उपकरण हैं। भूटान में भारत के सहयोग से संकोस, मांगदेछू, चुखा तथा ताला विद्युत जल विद्युत परियोजना स्थापित की गई है। भूटान में भारत के सहयोग से संकोस, मांगदेछू, चुखा तथा ताला जल विद्युत परियोजना स्थापित की गई है। भारत में तेल के अन्वेषण का कार्य ऑयल इंडिया लिमिटेड द्वारा किया जाता है। HVJ पाइपलाइन द्वारा प्राकृतिक गैस का परिवहन कहाँ से होता है? दक्षिण बेसिन से। अभी हमने इसे देख लिया, फिर से आ गया है, कोई बात नहीं, चलिए आगे बढ़ते हैं। विद्युतीकरण से संबंध संस्थान उपक्रम। राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम की स्थापना कब हुआ था? 1975 में। यह महारत्न कंपनी है, स्थान है नई दिल्ली। राष्ट्रीय पनबिजली निगम NHPC मिन रत्न कंपनी है, स्थापना हुआ था 1975 में। स्थान कहाँ सा है? फरीदाबाद। ग्रामीण विद्युतीकरण निगम लिमिटेड नई दिल्ली 1969 में स्थापना। भारतीय विद्युत व्यापार निगम लिमिटेड PTC इंडिया नई दिल्ली 1999 में स्थापना। राष्ट्रीय विद्युत प्रशिक्षण संस्थान फरीदाबाद 1965 में स्थापना। ऊर्जा दस्ता ब्यूरो नई दिल्ली 2002 में स्थापना। भारतीय गैस प्राधिकरण लिमिटेड दिल्ली 1984 में स्थापना। तेल एवं प्राकृतिक गैस निगम नई दिल्ली 1956 में स्थापना किया गया था। भारतीय विद्युत ग्रिड लिमिटेड गुरुग्राम 1989 में इसकी स्थापना किया गया था। इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन नई दिल्ली
1964 में इसकी स्थापना की गई थी। ऑयल इंडिया लिमिटेड OIL यह नोएडा में है, 1959 में इसकी भी स्थापना की गई थी। आगे बढ़ते हैं, भारत के किस राज्य में बिजली की प्रति व्यक्ति क्षमता और उत्पादकता सर्वाधिक है? तो ये हो जाएगा महाराष्ट्र। रामपुर भारत में सौर ऊर्जा प्लांट लगाने वाला प्रथम गांव है। यह किस राज्य में स्थित है? रामपुर जो है यह उत्तर प्रदेश में है। सौर ऊर्जा प्लांट लगाने वाला प्रथम गांव है। भारत में स्थापित विद्युत ऊर्जा स्रोतों में सर्वाधिक ऊर्जा कोयले से प्राप्त होती है। तत्पश्चात नवीकरणीय ऊर्जा, जल विद्युत, प्राकृतिक गैस एवं परमाणु ऊर्जा का स्थान है। भारत में विद्युत ऊर्जा का सर्वाधिक मुख्य स्रोत क्या है? यह कोयला है। भारत में ऊर्जा उत्पादन में सर्वाधिक अंश किस प्रकार की ऊर्जा का है? उसमें ऊर्जा का। नेक्स्ट क्वेश्चन, शीर्ष 5 पवन ऊर्जा उत्पादन क्षमता वाले राज्य दिया गया है। 2022 के अनुसार तमिलनाडु पहले स्थान पर है, 9,867 मेगावाट यहाँ पवन ऊर्जा का उत्पादन होता है। दूसरे स्थान पर गुजरात, तीसरे स्थान पर तमिलनाडु, चौथे स्थान पर कर्नाटक, फिर राजस्थान का नंबर आता है। भारत में मैग्नीज के सर्वाधिक निक्षेप किस राज्य में स्थित है? मैग्नीज के निक्षेप ओडिशा में है। अब्रक के 3 प्रमुख किस्में कौन सी है? श्वेत अब्रक, पीत अब्रक एवं श्याम अब्रक। राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम की स्थापित क्षमता, कोयला आधारित संयंत्रों की संख्या 25, क्षमता 50,490। गैस एवं तरल ईंधन आधारित संयंत्रों की संख्या 7, क्षमता 4,017। जल आधारित 1 है, 800 क्षमता है, 800 मेगावाट। नवकरणीय ऊर्जा परियोजना सौर ऊर्जा 23 से है, संयंत्रों की संख्या 2,274, क्षमता इसकी है। पवन आधारित 1 है और इसका क्षमता 50 मेगावाट है। भारत में ज्वारीय ऊर्जा की सर्वाधिक संभावना कहाँ पर है? भावनगर, गुजरात। ओबरा ताप विद्युत केंद्र की स्थापना किस देश के सहयोग से की गई है? रूस के सहयोग से। सतारा किस लिए प्रसिद्ध है? पवन ऊर्जा संयंत्र के लिए। देश का प्रथम सोलर थर्मल पावर स्टेशन कहाँ स्थापित की गई थी? तो राजस्थान में जैसलमेर के नोख में बनने वाले पावर प्लांट की क्षमता 50 मेगावाट होगी और इसमें टावर हीटिंग टेक्नोलॉजी का प्रयोग किया जाएगा। इस तकनीक से बिजली का वाणिज्यिक उत्पादन वर्तमान समय में केवल अमेरिका में हो रहा है। भारत विश्व का दूसरा ऐसा देश होगा जो इस टेक्नोलॉजी से विद्युत का वाणिज्यिक उत्पादन करेगा। भारत एवं फ्रांस के सहयोग से सौर ऊर्जा अनुसंधान केंद्र की स्थापना कहाँ की गई? ग्वाल पहाड़ी, हरियाणा। एंथ्रासाइट कोयले की सर्वोत्तम किस्म है जिसमें कार्बन की मात्रा 80 से 95% तक होती है। टॉपिक है परिवहन एवं संचार, ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन। चलिए इसे भी देख लेते हैं। सड़क नेटवर्क का कुल विस्तार जो है 2022-23 के अनुसार दिया गया है। राष्ट्रीय राजमार्ग या एक्सप्रेसवे की जो लंबाई है 1,44,955 किलोमीटर। राज्य राजमार्ग का जो लंबाई है 1,67,039 किलोमीटर। अन्य सड़कें 60,19,757 किलोमीटर। कुल योग जो है 63,31,791 किलोमीटर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय राजमार्गों की सर्वाधिक लंबाई किस राज्य में है? तो महाराष्ट्र में है। भारत के किस राज्य में प्रांतीय राजमार्गों की सकल लंबाई सबसे अधिक है? प्रांतीय राजमार्गों की सकल लंबाई सबसे अधिक महाराष्ट्र में है। स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना का संबंध किसके विकास से है? राजमार्ग के विकास से है। पूर्व पश्चिम एवं उत्तर दक्षिण एक्सप्रेस राजमार्ग एक दूसरे से किस स्थान पर मिलते हैं? तो झांसी में मिलते हैं। भारत का 40% सड़क परिवहन किस प्रकार की सड़कों से होता है? राष्ट्रीय राजमार्गों से। भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है? सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग 44, श्रीनगर कन्याकुमारी। भारत का सबसे छोटा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है? NH 548 व NH 118। भारत का सबसे लंबा एक्सप्रेसवे कौन सा है? सबसे लंबा पूछा जा रहा है पूर्वांचल एक्सप्रेसवे 340.8 किलोमीटर इसकी लंबाई है। रेलवे स्टाफ कॉलेज कहाँ स्थित है? रेलवे स्टाफ कॉलेज बड़ौदा, गुजरात। चेन्नई बंदरगाह किस प्रकार का बंदरगाह है? तो हो जाएगा कृत्रिम बंदरगाह। चेन्नई बंदरगाह जो है कृत्रिम बंदरगाह का उदाहरण है। भारत में रेलवे के उत्पादन इकाइयां दिया गया है, कारखाना एवं स्थापना वर्ष और निर्माण। चित्ररंजन लोकोमोटिव यह है कहाँ? तो पश्चिम बंगाल, स्थापना 1950। निर्माण यहाँ होता है विद्युत इंजन का। रेल कोच फैक्ट्री पेराम्बूर, तमिलनाडु 1952 में स्थापना। सवारी डिब्बे का निर्माण यहाँ होता है। रेल कोच फैक्ट्री कपूरथला पंजाब में है। 1986 में स्थापना। यहाँ पे रेल डिब्बे बनाई जाती है। डीजल इंजन आधुनिकीकरण कारखाना पटियाला
जो कि पंजाब 1981। डीजल इंजन का यहाँ निर्माण होता है। डीजल लोको वर्क्स वाराणसी उत्तर प्रदेश 1961 में स्थापना, यहाँ पर भी डीजल इंजन का निर्माण होता है। क्लियर। अब आगे बढ़ते हैं। आगे दिया गया है महत्वपूर्ण राष्ट्रीय राजमार्ग। कभी कभी क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाता है। NH1 किसको जोड़ता है? उरी, बारामूला, श्रीनगर से लेह तक। NH2 डिब्रूगढ़ से तुईपांग जो कि मिजोरम में है वहां तक जोड़ता है। NH3 जो है लेह से अटारी तक, लेह से अटारी इंडो पाक बॉर्डर तक। NH4 पोर्ट विलियर से चिड़िया टापू तक, अंडमान निकोबार द्वीप समूह। NH5 फिरोजपुर से सिपकिला के समीप तक, इंडो तिब्बत सीमा। NH6 जोरबाट में सीलिंग तक। NH7 फजिल्का से माना तक, माना कहाँ है? उत्तराखंड में। NH8 करीमगंज से सबरूम इंडो बांग्लादेश बॉर्डर तक। NH9 मलोड से पिथौरागढ़ तक, भारत नेपाल बॉर्डर। कुछ खास है नहीं, जिन्हें देखना होगा देख लेंगे, लेकिन NH44 को आप लोग ध्यान रखेंगे। श्रीनगर से कन्याकुमारी तक सर्वाधिक लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग जो है पूर्व NH7 और पूर्व NH1, 2, 3, 1A। NH48 का भी ध्यान रखिएगा। दिल्ली से चेन्नई तक। NH52 संगरूर से अंकोला तक, हजीरा से पारादीप बंदरगाह तक। अब आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। बाकी किन्हीं को देखना होगा, देख लीजिएगा। खास करके NH44 से क्वेश्चन पूछा जाता है और NH1 से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोंकण रेलवे किन दो स्थानों को जोड़ता है? कोंकण रेलवे रोहा से मंगलूर को, रोहा महाराष्ट्र, मंगलूर कर्नाटक को जोड़ता है। प्रोजेक्ट हीरक के अंतर्गत सड़कों का निर्माण भारत में कहाँ किया जा रहा है? महाराष्ट्र के नक्सल प्रभावित जिलों में। प्रोजेक्ट हीरक के अंतर्गत सड़कों का निर्माण भारत में कहाँ किया जा रहा है? महाराष्ट्र के नक्सल प्रभावित जिलों में। उत्तर दक्षिण गलियारा श्रीनगर से कन्याकुमारी तक कुल 3745 किलोमीटर लंबा है। उत्तर दक्षिण गलियारा श्रीनगर से कन्याकुमारी तक कुल 3745 किलोमीटर लंबा है। यूनेस्को द्वारा सिलीगुड़ी तथा दार्जिलिंग रेलवे स्टेशनों को जोड़ने वाली लाइन को वर्ष 1999 में विश्व धरोहर स्थल के रूप में मान्यता प्रदान की गई है। सिलीगुड़ी तथा दार्जिलिंग रेलवे स्टेशन को जोड़ने वाली लाइन को कब? 1999 में विश्व धरोहर स्थल के रूप में मान्यता प्रदान की गई है। सबसे अधिक दूरी तय करने वाली एक्सप्रेस ट्रेन कौन सी है? तो यह हो जाएगा विवेक एक्सप्रेस। 4273 किलोमीटर दूरी तय करती है। 3 अर्धचंद्राकार समुद्री तट किस स्थान पर मिलते हैं? 3 अर्धचंद्राकार समुद्री तट किस स्थान पर मिलते हैं? कन्याकुमारी में। भारत की पहली रैपिड रेल सेवा को क्या नाम दिया गया है? नमो भारत। आयात नौ भार का उच्चतम टन भार संभालने वाला बंदरगाह कौन सा है? तो यह है दीनदयाल बंदरगाह कांडला। बिल्कुल आराम से चल रहे हैं, आप लोगों को समझ में आ रही होगी। कृष्णापट्टनम बंदरगाह के संवर्धन से सर्वाधिक लाभान्वित होने वाला राज्य आंध्र प्रदेश है। कृष्णापट्टनम बंदरगाह के संवर्धन से सर्वाधिक लाभान्वित होने वाला राज्य कौन सा है? आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश का बंदरगाह नगर कौन सा है? तो काकीनाडा है। भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा है? तो यह है मुंबई। मुंबई। यहाँ पे भारत रेलवे जोन दिया गया है, आप लोग देखना चाहें तो देख सकते हैं। उत्तर रेलवे का मुख्यालय नई दिल्ली है। पूर्वोत्तर सीमांत रेलवे का मुख्यालय गुवाहाटी है। पूर्वोत्तर रेलवे का मुख्यालय गोरखपुर। पूर्व मध्य रेलवे पूमारे हाजीपुर इसका मुख्यालय। कोलकाता मेट्रो रेल, कोलकाता मेट्रो रेल का मुख्यालय कोलकाता में ही है। पूर्व रेलवे का मुख्यालय कहाँ है? तो कोलकाता में। दक्षिण पूर्व रेलवे का मुख्यालय कहाँ है? कोलकाता। पूर्व तटीय रेलवे का मुख्यालय भुवनेश्वर। दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे का मुख्यालय बिलासपुर। दक्षिण मध्य रेलवे का मुख्यालय सिकंदराबाद और दक्षिण रेलवे का मुख्यालय चेन्नई। दक्षिण तटीय रेलवे का मुख्यालय हुबली, माफ करिएगा, दक्षिण तटीय रेलवे का मुख्यालय हो जाएगा विशाखापट्टनम। विशाखापट्टनम। दक्षिण पश्चिम रेलवे का मुख्यालय हो जाएगा हुबली। दक्षिण पश्चिम रेलवे का मुख्यालय हुबली। मध्य रेलवे का मुख्यालय मुंबई सेंट्रल। पश्चिम रेलवे का मुख्यालय चर्च गेट मुंबई। पश्चिमी मध्य रेलवे का मुख्यालय जबलपुर। उत्तर पश्चिमी रेलवे का मुख्यालय जयपुर में है। क्लियर। एक बार फिर से आप लोग देख लें अगर देखना चाहें तो। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन पे आते हैं। भारत के 13 बड़े बंदरगाह, 13 बंदरगाह का नाम दिया गया है। कांडला
नाम परिवर्तित कर दीनदयाल बंदरगाह कर दिया गया है। मुंबई यह देश का सबसे बड़ा बंदरगाह है। नहावा सोवा नया नामकरण जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह कर दिया गया। मार्मुगांव देश का सबसे बड़ा निर्यात आधारित बंदरगाह कौन सा है? मार्मुगांव है। न्यू मंगलौर आकार की दृष्टि से अपेक्षाकृत छोटा है। कोचिन अरब सागर की रानी के नाम से लोकप्रिय है। तूतीकोरिन इसका नया नाम B.O. चिदंबरनार है। चेन्नई कृत्रिम तथा दूसरा सबसे बड़ा बंदरगाह चेन्नई बंदरगाह है। विशाखापत्तनम सबसे गहरा बंदरगाह। पारादीप इसका पोताश्रय सबसे गहरा है। पोताश्रय जो है सबसे गहरा है किसका? पारादीप का। कोलकाता हल्दिया यह एक नदीय पतन भी है। एनौर सबसे बड़ा कंप्यूटराइज्ड बंदरगाह एनौर बंदरगाह है। बधावन महाराष्ट्र में है और देश का पहला मेगा पोर्ट है बधावन बंदरगाह। नेक्स्ट है राष्ट्रीय अंतर्देशीय नौवहन संस्थान कहाँ स्थित है? अंतर्देशीय नौवहन संस्थान पटना में। गुरु रामदास अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा यह है अमृतसर में। भारत का सबसे बड़ा जहाज तोड़ने का यार्ड गुजरात में किस स्थान पर स्थित है? तो यह है अलंग में। अलंग। कच्छ की खाड़ी पर कौन सा बंदरगाह स्थित है? दीनदयाल बंदरगाह। भारत के बंदरगाहों में कौन सा एक खुला सागरीय बंदरगाह है? खुला सागरीय बंदरगाह चेन्नई। कौन सा बंदरगाह बहापतन का विशिष्ट उदाहरण है? हल्दिया। ओडिशा तट पर कौन सा बंदरगाह अवस्थित है? माफ करिएगा, ओडिशा तट पर कौन सा बंदरगाह अवस्थित है? पारादीप। मार्मुगांव पतन कहाँ स्थित है? तो यह हो जाएगा गोवा में। गोवा में। सागरमाला परियोजना का उद्देश्य देश के सभी बंदरगाहों को आपस में जोड़ना एवं उनका विकास करना है। सागरमाला परियोजना का उद्देश्य क्या है? तो सभी बंदरगाहों को आपस में जोड़ना एवं उसका विकास करना। नेक्स्ट दिया गया है भारत का राष्ट्रीय जल मार्ग, माफ करिएगा, जल मार्ग के बारे में दिया गया है। राष्ट्रीय जल मार्ग 1 जो है इसकी कुल लंबाई 1620 किलोमीटर है। 1620 किलोमीटर। यह जो है प्रयागराज हल्दिया तक गंगा भागीरथी हुगली नदी प्रणाली से जुड़ा हुआ है। इसका विशिष्टता दिया गया है। यह भारत के सर्वाधिक उपयोगी जलमार्गों में से एक है जो यंत्रीकृत तक साधारण नौकाओं द्वारा पटना तथा हरिद्वार तक नौवहन योग्य है। यह जलमार्ग विकासात्मक उद्देश्य के लिए 3 भागों में विभाजित है। हल्दिया से फरक्का की दूरी 560 किलोमीटर, फरक्का से पटना 460 किलोमीटर, पटना से प्रयागराज 600 किलोमीटर। इसकी घोषणा 27/10/1986 में किया गया था। नेक्स्ट है राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 2। इसकी कुल लंबाई 891 किलोमीटर है जो कि सदिया से धुबरी तक जुड़ी हुई है। यह जो है ब्रह्मपुत्र नदी प्रणाली से जुड़ा हुआ है। इसका विशिष्टता दिया गया है ब्रह्मपुत्र नदी स्टीमर द्वारा डिब्रूगढ़ तक नौवहन योग्य है जिसका भारत व बांग्लादेश सामूहिक रूप से प्रयोग करते हैं। घोषणा हुआ था 26/10/1988 को। राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 3। इसकी कुल लंबाई 205 किलोमीटर कोट्टापुरम से कोल्लम जो कि केरल में है वहां तक इसका विस्तार है। इसके अंतर्गत पश्चिमी तट नहर 168 किलोमीटर लंबी, उद्योग मंडलम नहर 23 किलोमीटर लंबी, चंपाकारा नहर 14 किलोमीटर लंबी शामिल है। घोषणा 1/2/1991। राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 4। इसकी कुल लंबाई 1095 किलोमीटर। आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, पुदुचेरी में इसका विस्तार है। मद्रास से राजमुंद्री 171 किलोमीटर, वजीराबाद में विजयवाड़ा 157 किलोमीटर, काकीनाडा से पुदुचेरी 767 किलोमीटर में इसका विस्तार है। घोषणा 2008 में। राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 5 जो है इसकी कुल लंबाई 623 किलोमीटर। ओडिशा तथा पश्चिम बंगाल में इसका विस्तार है। ओडिशा में 532 किलोमीटर और पश्चिम बंगाल में 91 किलोमीटर। घोषणा 2008 में। देश के प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे। इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ है? तो नई दिल्ली। यहाँ से क्वेश्चन आते हैं। छत्रपति शिवाजी महाराज अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा मुंबई। नेताजी सुभाष चंद्र बोस अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कोलकाता। बाबा साहब अम्बेडकर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा नागपुर। सरदार वल्लभ भाई पटेल अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा अहमदाबाद। गोपीनाथ बारदोलोई हवाई अड्डा गुवाहाटी। चौधरी चरण सिंह अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा लखनऊ। श्री गुरु रामदास जी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा अमृतसर। त्रिवेंद्रम अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा तिरुवनंतपुरम। कालीकट अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कोझिकोड। शेख अल आलम अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ है? तो हो जाएगा श्रीनगर। शेख अल आलम अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा श्रीनगर। कोचिन अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कोची। वीर सावरकर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा पोर्ट ब्लेयर। डेवोलिम अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा गोवा। कैंपेगोडा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा बेंगलुरु।
देवी अहिल्याबाई होलकर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ है? यह हवाई अड्डा है इंदौर में। तिरुचिरापल्ली अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा तिरुचिरापल्ली। लाल बहादुर शास्त्री अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा वाराणसी। सूरत अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा गुजरात। महर्षि वाल्मीकि अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ है? तो यह है अयोध्या में। महर्षि वाल्मीकि अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा अयोध्या। मुंबई बंदरगाह के दबाव को कम करने के लिए किस पतन का निर्माण किया गया? नहावा सोवा, जिसका नाम है जवाहरलाल नेहरू पोर्ट। भारतीय डाक विभाग ने दूत डाक सेवा का प्रारंभ की। स्पीड पोस्ट सर्विस का प्रारंभ की थी वर्ष 1986 में। सार्वजनिक कंपनी के स्वामित्व वाला भारत का प्रथम विमान पतन कोचिन विमान पतन है। सार्वजनिक कंपनी के स्वामित्व वाला भारत का प्रथम विमान पतन कोचिन विमान पतन है। भारत में टेलीफोन सेवा का प्रारंभ किस वर्ष हुआ था? वर्ष 1882 में। टेलीफोन सेवा का प्रारंभ कब हुआ था? भारत में 1882 में। प्रमुख तेल या प्राकृतिक गैस पाइपलाइन दिया गया है हजीरा विजयपुर जगदीशपुर। इस पाइपलाइन की लंबाई जो है 1750 किलोमीटर। सलाया कोयली मथुरा पानीपत 1870। कांडला भटिंडा 1331 किलोमीटर। मुंबई पुणे मनमाड़ 1389। दुलियाजान बोआई गांव बरौनी 1405 किलोमीटर। नाहरकटिया नूनमती बरौनी 1152। मुद्रा पानीपत 1174। बरौनी हल्दिया 943। बरौनी पटना कानपुर 443। यह जो दिया गया है यह सब पाइपलाइन की लंबाई दिया गया है। बरौनी पटना कानपुर 773 हो चुका 773। चेन्नई त्रिची मदुरै 683। जामनगर लोनी पाइपलाइन की लंबाई 1269। कोची मंगलुरु पाइपलाइन की लंबाई 450 किलोमीटर। राष्ट्रीय जलमार्ग 1 प्रयागराज से हल्दिया तक विस्तृत है जिसकी लंबाई 1620 किलोमीटर है। नेक्स्ट है उद्योग इंडस्ट्री। स्टेनलेस स्टील बनाने के लिए कौन सी धातुएं प्रयोग की जाती है? मैग्नीज, क्रोमियम और निकेल। दुर्ग में स्थित भिलाई स्टील संयंत्र किस देश के सहयोग से स्थापित किया गया था? रूस के सहयोग से। भारत के लौह इस्पात कारखानों की अवस्थिति दिया गया स्थान लौह इसकी प्राप्ति का स्रोत जमशेदपुर ओडिशा के गुरु महिसानी व मयूरभंज की नौमडी खानों से। वर्णपुर छोटा नागपुर पठार तथा उड़ीसा के क्योझर खानों से। भद्रावती बाबूदन पहाड़ी से। दुर्गापुर छोटा नागपुर पठार तथा उड़ीसा से। राउरकेला ओडिशा क्योझर बुनाई क्षेत्र से। भिलाई डली राजहरा क्षेत्र से। बोकारो उड़ीसा से लौटते खाली वैगनों के द्वारा। विशाखापट्टनम वेलाडीला के खानों से। पारादीप ओडिशा क्योझर बुनाई क्षेत्र से। भारत के लौह इस्पात कारखानों की अवस्थिति लौह इसकी प्राप्ति का स्रोत दिया गया था। कुछ खास नहीं था। चलिए आगे क्वेश्चन पे आते हैं। कौन सा उद्योग भारत के सबसे अधिक विदेशी मुद्रा अर्जित करता है? लोहा एवं इस्पात उद्योग। छत्तीसगढ़ में कोरबा किस लिए प्रसिद्ध है? एल्युमिनियम उद्योग के लिए। भारत में रूस के सहयोग से भिलाई, ब्रिटेन के सहयोग से दुर्गापुर तथा जर्मनी के सहयोग से राउरकेला इस्पात संयंत्र की स्थापना की गई थी। इसे याद रखेंगे। भिलाई जो है रूस के सहयोग से, ब्रिटेन के सहयोग से दुर्गापुर और जर्मनी के सहयोग से राउरकेला इस्पात संयंत्रों की स्थापना की गई थी। भारत के सबसे प्राचीन उद्योग कौन सा है? तो ये हो जाएगा सूती वस्त्र उद्योग 1854 में स्थापित। कहाँ? मुंबई में। चुनार किस उद्योग के लिए प्रसिद्ध है? सीमेंट उद्योग के लिए। चुनार जो है किस उद्योग के लिए? सीमेंट उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। सीमेंट का मुख्य संघटक खनिज कौन सा है? चूना पत्थर। सीमेंट का मुख्य संघटक खनिज कौन सा है? चूना पत्थर है। मध्य प्रदेश का कौन सा नगर कीटनाशक उद्योग हेतु प्रसिद्ध है? भोपाल। कीटनाशक उद्योग के लिए प्रसिद्ध है भोपाल। भारत में रबड़ उद्योग कहाँ स्थित है? रबड़ उद्योग पणजी में। गोवा की राजधानी पणजी। टिस्को संयंत्र कहाँ स्थित है? जमशेदपुर में। टिस्को संयंत्र कहाँ है? जमशेदपुर में। प्रमुख एल्युमिनियम उत्पादक कंपनियां एवं प्रमुख केंद्र दिया गया है। बाल्को स्थापना जो है बाल्को कंपनियां, इसके सहायक देश जो सोवियत संघ है और इसका प्रमुख केंद्र कोरबा छत्तीसगढ़, रत्नागिरी महाराष्ट्र में है। नाल्को सहायक देश फ्रांस। दामनजोड़ी ओडिशा, अंगुल ओडिशा में इसका प्रमुख केंद्र है। हिंडाल्को की स्थापना संयुक्त राज्य अमेरिका के सहयोग से रेनोकोट उत्तर प्रदेश। इंडाल्को कनाडा के सहयोग से जे के नगर पश्चिम बंगाल। मुरी झारखंड, अलेवे केरल में इसका प्रमुख केंद्र है। माल्को की स्थापना इटली के सहयोग से चेन्नई, मेटूर, सलेम तमिलनाडु में इसका प्रमुख केंद्र। वेदांता जर्मनी, झारसुगुंडा में इसका प्रमुख केंद्र है। इसे याद रखिएगा, यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं।
मोस्ट इंपॉर्टेंट था। भारत का प्रथम उर्वरक संयंत्र कहाँ स्थापित किया गया था? सिंदरी, झारखंड। भारत में प्रथम जूट कारखाने की स्थापना 1855 में कहाँ किया गया था? कोलकाता के पास रिसरा शहर में। याद रखिएगा, प्रथम जूट कारखाना की स्थापना 1855 में कोलकाता के पास रिसरा शहर में किया गया था। सहकारिता क्षेत्र का भारत का सबसे बड़ा उर्वरक कारखाना कहाँ स्थित है? फूलपुर, उत्तर प्रदेश। वर्ष 1818 में प्रथम सूती वस्त्र कारखाना कहाँ स्थापित किया गया था? 1818 में पूछा जा रहा है, कोलकाता के निकट फोर्ट ग्लास्टर में। लेकिन यह ज़्यादा विकसित नहीं हो पाया था, सफल नहीं हो पाया था। भारत में कौन सा उद्योग पानी का सबसे बड़ा उपभोक्ता है? पानी का सबसे बड़ा उपभोक्ता है कागज उद्योग। पेट्रो रसायन के उत्पादन का सबसे बड़ा केंद्र कहाँ पर स्थित है? जामनगर, गुजरात। स्वतंत्रता पूर्व स्थापित लौह इस्पात के कारखाने कुल्टी, पश्चिम बंगाल, स्थापना 1874। साक्षी, झारखंड, 1907 में स्थापना। हीरापुर, पश्चिम बंगाल, 1908 में स्थापना। भद्रावती, कर्नाटक, 1823। वर्णपुर, पश्चिम बंगाल में है, 1937 में स्थापना किया गया था लौह इस्पात कारखाने का। अंतर्राष्ट्रीय जूट संगठन की स्थापना वर्ष 1984 में की गई थी, जिसका मुख्यालय बांग्लादेश के ढाका में स्थित है। कुटीर उद्योग के विकास हेतु सरकारी संस्थाएं। कुटीर उद्योग बोर्ड की स्थापना 1948 में की गई थी। केंद्रीय सिल्क बोर्ड की स्थापना 1949। अखिल भारतीय हथकरघा बोर्ड की स्थापना 1950। अखिल भारतीय हस्तकला बोर्ड की स्थापना 1953। अखिल भारतीय खादी एवं ग्रामोद्योग बोर्ड की स्थापना 1954। लघु उद्योग बोर्ड की स्थापना 1954। भारतीय लघु उद्योग विकास बोर्ड की स्थापना 1990। क्षेत्रीय ग्रामीण विकास बैंक की स्थापना 1975 में किया गया था। ये सभी के सभी इंपॉर्टेंट हैं, इसलिए आप लोग ध्यान रखेंगे, चाहे तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। लौह इस्पात उद्योग में लौह अयस्क, कोकिंग, कोयला तथा चूना पत्थर का अनुपात लगभग कितना होता है? लौह इस्पात उद्योग में लौह अयस्क, कोकिंग, कोयला तथा चूना पत्थर का अनुपात 4:2:1 होता है। प्रथम औद्योगिक नीति की घोषणा श्यामा प्रसाद मुखर्जी द्वारा अप्रैल 1948 में की गई थी। याद रखिएगा, प्रथम औद्योगिक नीति की घोषणा श्यामा प्रसाद मुखर्जी द्वारा वर्ष अप्रैल 1948 में की गई थी। वर्ष 1904 में देश का प्रथम सीमेंट कारखाना कहाँ स्थापित की गई थी? चेन्नई में। किस शहर को इलेक्ट्रॉनिक उद्योग की राजधानी के नाम से जाना जाता है? बेंगलुरु को। किस शहर को इलेक्ट्रॉनिक उद्योग की राजधानी के नाम से जाना जाता है? बेंगलुरु को। 13 महारत्न कंपनियां दिया गया है। स्थापना दर्जा कब प्राप्त हुआ था? मुख्यालय कहाँ है? वो दिया गया है। इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड की स्थापना 1964 में। दर्जा प्राप्त हुआ महारत्न कंपनी का 2010 में। मुख्यालय है नई दिल्ली। नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन की स्थापना 1975। दर्जा प्राप्त हुआ महारत्न का 2010 में। नई दिल्ली इसका मुख्यालय। ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉर्पोरेशन 1956 में स्थापना। 2010 में इसे महारत्न का दर्जा प्राप्त हुआ। ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉर्पोरेशन का मुख्यालय देहरादून। स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड 1973। 2010 में मान्यता प्राप्त। नई दिल्ली मुख्यालय। कोल इंडिया लिमिटेड की स्थापना 1975। 2011 में इसे महारत्न कंपनी का दर्जा प्राप्त। कोलकाता इसका मुख्यालय है। भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड 1964 में स्थापना। 2013 में महारत्न कंपनी की दर्जा। नई दिल्ली इसका मुख्यालय। गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड 1984 स्थापना। 2013 में महारत्न कंपनी का दर्जा। नई दिल्ली मुख्यालय। भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड 1977 में स्थापना। 2017 में महारत्न कंपनी के दर्जा। मुंबई इसका मुख्यालय। पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन लिमिटेड 1989। 2019 में मान्यता प्राप्त। गुरुग्राम इसका मुख्यालय। हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड 1974 में स्थापना। 2019 में इसे महारत्न कंपनी का दर्जा। मुंबई इसका मुख्यालय। पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन 1986 में इसकी स्थापना की गई थी। हाल ही में 2021 ईस्वी में इसे महारत्न कंपनी का दर्जा दिया गया और इसका भी मुख्यालय कहाँ है? तो नई दिल्ली में। ग्रामीण विद्युतीकरण निगम लिमिटेड RECL स्थापना 1969। 2022 में इसे महारत्न कंपनी का दर्जा प्राप्त हुआ। नई दिल्ली इसका मुख्यालय। ऑयल इंडिया लिमिटेड इसकी स्थापना तो की गई थी 1959 में। महारत्न कंपनी का दर्जा प्राप्त हुआ 2023 में। मुख्यालय कहाँ है? तो नोएडा में। क्लियर। एक बार फिर से देखना चाहें तो देख सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। सूती वस्त्र उद्योग प्रमुख केंद्र दिया गया है। सूती वस्त्र उद्योग का प्रमुख केंद्र महाराष्ट्र है, गुजरात है, पश्चिम बंगाल है। रेशम उद्योग जम्मू कश्मीर, पंजाब और तमिलनाडु। ऊनी वस्त्र उद्योग जो है कर्नाटक, पंजाब और जम्मू कश्मीर। कृत्रिम वस्त्र मुंबई, दिल्ली, कोलकाता।
जूट उद्योग पश्चिम बंगाल, आंध्र प्रदेश और बिहार। चीनी उद्योग उत्तर प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र। सीमेंट उद्योग दिल्ली, मुंबई, कोलकाता। सीसा उद्योग पश्चिम बंगाल, झारखंड और महाराष्ट्र। दक्षिण भारत का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है? कोयम्बटूर को। पीथमपुर जो कि मध्य प्रदेश है, किस उद्योग के लिए प्रसिद्ध है? ऑटोमोबाइल उद्योग के लिए। पीथमपुर कहाँ है? मध्य प्रदेश में। ऑटोमोबाइल उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। पंजाब में कौन सा स्थान होजरी उद्योग के लिए प्रसिद्ध है? होजरी उद्योग के लिए लुधियाना। सुपर फास्फेट उर्वरक का पहला कारखाना कहाँ स्थापित किया गया था? रानीपेट, तमिलनाडु। 16 नवरत्न कंपनियां दिया गया है, इसे आप लोग ध्यान रखना चाहें तो रख सकते हैं। महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड MTNL की स्थापना 1986 में किया गया था। भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड की स्थापना 1954। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड की स्थापना 1940। राष्ट्रीय खनिज विकास निगम स्थापना 1958। नेशनल एल्युमिनियम कंपनी नाल्को की स्थापना 1981। भारतीय नौवहन निगम 1961। नेवली लिग्नाइट कॉर्पोरेशन लिमिटेड 1956 में स्थापना। राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड 1982। इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड 1965। कंटेनर कॉर्पोरेशन निगम लिमिटेड 1988। राष्ट्रीय भवन निर्माण कॉर्पोरेशन लिमिटेड NBCC 1960। रेल विकास निगम लिमिटेड 2003। राष्ट्रीय केमिकल एंड फर्टिलाइजर्स 1978 में स्थापना। ONGC विदेश लिमिटेड 1978। इरकॉन इंटरनेशनल लिमिटेड 1978। राइट्स लिमिटेड 1978 में स्थापना। याद नहीं हुआ होगा, इन दोनों को आप लोग स्क्रीनशॉट ले लें और फिर से इसका रिवीजन कर लें। वर्ष 1947 में मध्य प्रदेश के नेपानगर में अखबारी कागज की प्रथम मिल स्थापित की गई थी। कब? 1947 ईस्वी में। अब हम लोग देखने वाले हैं जनसंख्या एवं नगरीकरण, पॉपुलेशन एंड अर्बनाइजेशन। भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची में अनुच्छेद 246 के अंतर्गत जनगणना की सूची का विषय है। जनगणना जो है संघ सूची का विषय है। अनुच्छेद 246 के अंतर्गत जनगणना 2011 के अनुसार भारत की कुल जनसंख्या कितनी है? 121 करोड़। स्वतंत्रता के पश्चात भारत में कुल कितनी जनगणनाएं हुई? तो 7 हुई हैं। विश्व की कुल जनसंख्या में भारत का प्रतिशत कितना है? भारत का प्रतिशत है 17.5%। भारत में पहली जनगणना वर्ष 1872 में लॉर्ड मेयो के कार्यकाल में हुई थी। वर्ष 2011 में भारत की 15वीं जनगणना संपन्न हुई थी। जनगणना 2011 के अनुसार भारत का कुल जनसंख्या घनत्व कितना है? जनसंख्या घनत्व है 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। जनगणना 2011 के अनुसार किस राज्य का जनसंख्या घनत्व सर्वाधिक है? बिहार का है 1106 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। जनगणना 2011 के अनुसार सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला राज्य कौन सा है? अरुणाचल प्रदेश 17 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। जनगणना 2011 के अनुसार भारत का दशकीय वृद्धि दर क्या है? तो 17.64% है दशकीय वृद्धि दर। जनगणना 2011 के अनुसार भारत में पुरुषों की कुल जनसंख्या कितनी है? पुरुषों की कुल जनसंख्या 62.32 करोड़। जनगणना 2011 के अनुसार भारत में महिलाओं की कुल जनसंख्या कितनी है? 58.75 करोड़। जनगणना 2011 के अनुसार सबसे अधिक आबादी वाला राज्य उत्तर प्रदेश है। वहाँ की आबादी है 19.98 करोड़, कह सकते हैं 20 करोड़, लगभग 20 करोड़ जनसंख्या उत्तर प्रदेश का है। जनगणना 2011 के अनुसार न्यूनतम जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? सिक्किम है 6.10 लाख, 6.10 लाख कह सकते हैं, या फिर 6,10,000 कह सकते हैं। न्यूनतम जनसंख्या वाला राज्य जो है सिक्किम ही है। जनगणना 2011 के अनुसार सर्वाधिक जनसंख्या वाला केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? तो यह दिल्ली है। यहाँ की जनसंख्या है 1.6 करोड़। भारत में 3 सर्वाधिक नगरीकृत राज्यों का अवरोही क्रम क्या है? अवरोही क्रम घटते क्रम बताना है। पहले नंबर पर गोवा, दूसरे नंबर पर मिजोरम, तीसरे नंबर पर तमिलनाडु। भारत के किस राज्य में नगरीय जनसंख्या घनत्व सर्वाधिक है? तमिलनाडु। भारत में पुरुष साक्षरता दर कितनी है? पुरुष साक्षरता दर 80.9%। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जनगणना 2011 के जनगणना आयुक्त कौन थे? 2011 के जनगणना आयुक्त कौन थे? C चंद्रमौली। छत्तीसगढ़ के किस जिले में आदिवासी जनसंख्या का प्रतिशत सबसे अधिक है? तो यह है दंतेवाड़ा जिला। दंतेवाड़ा जिला में आदिवासी जनसंख्या सर्वाधिक है। आदिवासी जनसंख्या का प्रतिशत सबसे अधिक है। वर्ष 1911-1921 के दशक में जन्म वृद्धि दर नकारात्मक रही थी, 0.31% नकारात्मक रही थी, इसलिए यह वर्ष बृहत विभाजक वर्ष कहलाता है, ग्रेट डिवाइड ईयर कहलाता है।
जनगणना 2011 के अनुसार सबसे कम जनसंख्या वाला केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? लक्षद्वीप है। 64.47 हजार यहाँ की जनसंख्या है। भारत की कुल साक्षरता दर कितनी है? 73.04%। भारत में महिला साक्षरता दर कितनी है? 64.6%। सबसे अधिक साक्षर राज्य कौन सा है? केरल है, यहाँ की साक्षरता 94% है। सर्वाधिक पुरुष साक्षरता दर वाला राज्य केरल ही है, 96.11% यहाँ की पुरुष साक्षरता है। महिला साक्षरता 92.1% केरल की है, जो कि सर्वाधिक है। न्यूनतम साक्षरता दर वाला राज्य कौन सा है? तो ये अपना बिहार है। बिहार में न्यूनतम साक्षरता है कितनी है? 61.80%। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के मेघालय में स्त्री पुरुष शिक्षा में सबसे कम अंतर है। न्यूनतम पुरुष साक्षरता दर वाला राज्य कौन सा है? बिहार है, यहाँ की साक्षरता 71.20% है। पुरुष साक्षरता की बात हो रही थी। न्यूनतम महिला साक्षरता दर वाला राज्य बिहार ही है। बिहार की महिला साक्षरता 51.50% है। भारत में सर्वाधिक साक्षरता वाला केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? सर्वाधिक साक्षरता वाला केंद्र शासित प्रदेश लक्षद्वीप, यहाँ की साक्षरता 91.85% है। भारत में कुल लिंगानुपात कितना है? 943 महिला पर 1000 पुरुष, मतलब 1000 पुरुषों पर 943 महिला हैं। सर्वाधिक लिंगानुपात वाला राज्य कौन सा है? तो केरल है, 1084 यहाँ की लिंगानुपात है। न्यूनतम लिंगानुपात वाला राज्य कौन सा है? हरियाणा, 878 ही है। जनगणना 2011 के अनुसार भारत में 0 से 6 वर्ष के बच्चों का लिंगानुपात 919 पे 1000 है, 919 प्रति 1000 है। नेक्स्ट है भारत की जनगणना 2011 के अनुसार केरल में शिशु जनसंख्या प्रतिशत ग्रामीण क्षेत्रों में न्यूनतम है। अब यहाँ पे राज्यों तथा केंद्र शासित प्रदेशों में सबसे महत्वपूर्ण तथ्य दिया गया है। वहाँ का लिंगानुपात कितना है, जनघनत्व कितना है, कुल जनसंख्या कितना है, 10 की वृद्धि कितना हुई है, साक्षरता दर क्या है, यह सभी का सभी दिया गया है। हम लोग बिहार को देख लेते हैं। बिहार और उत्तर प्रदेश पर हम लोग ध्यान दे लेते हैं। बिहार की कुल जनसंख्या कितनी है बताएंगे। बिहार की कुल जनसंख्या 10,40,99,452। 10 की वृद्धि दर कितना है? 25.07%। जनघनत्व कितना है? 1106। लिंगानुपात कितना है? 918। और साक्षरता दर कितना है? 61.80%। उत्तर प्रदेश की बात कर लेते हैं तो यहाँ की कुल जनसंख्या 19,98,12,341। 10 की वृद्धि दर 20.09%। जनघनत्व 829। लिंगानुपात 912। कुल साक्षरता दर 67.68 है। तो आप लोग देखना चाहें तो आप लोग देख सकते हैं राज्यवाई। चलिए आगे बढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश की जनसंख्या सर्वाधिक है, जबकि सिक्किम की जनसंख्या सबसे कम है। अब यहाँ पे दिया गया अनुसूचित जाति और जनजाति के बारे में, SC/ST के बारे में। यहाँ से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। किस राज्य में कौन सी जनजाति निवास करती है, ये जनजाति किस राज्य की है, इस तरह से क्वेश्चन आते हैं एग्जामों में। तो चलिए क्लियर कर लेते हैं। भारत के उत्तर पूर्वी एवं हिमालयी क्षेत्रों में कौन सा प्रजाति समूह पाया जाता है? मंगोलाइड। भारत की संथाल जनजाति का संबंध किस प्रजाति से है? आद ऑस्ट्रेलाइड से। भारत में सर्वाधिक जनसंख्या वाली जनजाति कौन सी है? तो ये हो जाएगा भील जनजाति। भारत में सर्वाधिक जनसंख्या वाली जनजाति कौन सी है? भील जनजाति है। भील जनजाति की सर्वाधिक जनसंख्या किस राज्य में है बताएंगे। भील जनजाति की सर्वाधिक जनसंख्या जो है गुजरात में। कहाँ है? गुजरात में। थारू जनजाति का मूल निवास स्थान कहाँ है? थारू जनजाति का मूल निवास स्थान उत्तराखंड में है। कहाँ है? उत्तराखंड। थारू जनजाति जो है दिवाली को शोक के त्यौहार के रूप में मनाते हैं। धौलाधर श्रेणी में पाई जाने वाली प्रमुख जनजाति कौन सी है? तो ये हो जाएगा गद्दी जनजाति, धौलाधर श्रेणी में पाई जाती है। भारत की प्रमुख जनजातियां एक नज़र में इसे देख लेते हैं। अरुणाचल प्रदेश में आपतानी जनजाति, डफला, मिसमी, सिंगफो और हबोर जनजाति अरुणाचल प्रदेश। नागा, कोन्याक, शेमा, गारो, कचारी, कुकी, मिकिर, अंगामी जनजाति नागालैंड में निवास करती है। अंगामी जो है कोई भी जनजाति हो आसपास के राज्यों में भी निवास करती है। जिस तरह से अंगामी नागालैंड में, उसी तरह से अंगामी जो है मणिपुर में भी निवास करती है। अंगामी, कोम, माओ, मारिंग, तारो, मैकी यह सब मणिपुर की जनजाति है। मिजो, लाखेर, पावी, चकमा, गारो, कुकी मिजोरम की जनजाति। खासी, गारो, मिकिर, जैंतिया, हाजंग, हमार, लाखेर, सितेंग मेघालय की जनजातियां हैं। त्रिपुरा का हो जाएगा त्रिपुरा जनजाति। मोग, रियांग, हलाम, लुसाई, ओरांग, उचाई जमातिया जनजाति यह निवास करती है त्रिपुरा में। चकमा, डिमासा, हाजिंग, सिथेंग, लालूंग यह सब जनजाति असम की है।
सेंटिलीज, ओंग, जारवा, सोंगपियन जनजाति अंडमान निकोबार में निवास करती है। मालमिस जनजाति लक्षद्वीप, लेपचा, भूटिया, शेरपा सिक्किम की जनजाति है। सासी जनजाति पंजाब की है। जम्मू कश्मीर में बकरवाल, गुज्जर, मौन, चांगमा, बाल्टी, गद्दी निवास करती है। साथ ही साथ गद्दी जो हिमाचल प्रदेश, किन्नौर जनजाति हिमाचल प्रदेश, जाट जनजाति हिमाचल प्रदेश, गुज्जर, पंगवाली, स्वांगला यह सब हिमाचल प्रदेश की जनजाति है। अगरिया, धनवार, कमार, कोडाकू, मुंडा, खरिया, सौर यह सब छत्तीसगढ़ की जनजाति। जौन सॉरी, बुक्सा, भोटिया, जौन सॉरी के बारे में पूछा ही जाता है एग्जाम में, बुक्सा भी भोटिया भी तीनों के तीनों उत्तराखंड की जनजाति हैं। थारू, अंगारिया, बैगा, बुक्सा, गोंड व भूटिया उत्तर प्रदेश की जनजाति है। और भी जनजाति दिया गया है जैसे कि पश्चिम बंगाल में भूमिज, असुर, हो, कोरा, लेपचा, ओराव। मध्य प्रदेश की जनजाति भील, अगारिया, कोल, कारकू, बैगा, गोंड। राजस्थान की जनजाति भील, मीना, गरासिया, बंजारा, बागड़ी, हटेलिया। झारखंड की जनजाति संथाल, मुंडा, हो, बिरहोर, उराव, कोरवा, खरिया, माल, पहाड़िया, असुर। महाराष्ट्र की जनजाति है वर्दा, बावचा, भुजिया, बीरहुल, धनवार, धोडिया, थोटी, भील, कोल, वर्ली। गुजरात की जनजाति भील, बंजारा, वर्दा, वारली, खारी, थोडिया, कोकना, कोली, पटेलिया, पोमला, चारण। यह सभी की जनजाति कहाँ की है? गुजरात की है। कर्नाटक की बात कर लेते हैं। वर्दा, चेचू, मलासार, मालेरू, टोडा, सोलगा, रथावा, पनियन, कोदागु कर्नाटक की। चेंचू, लंबाडा, यानडी, यालिस, बगाता, धुलिया आंध्र प्रदेश की। उलाडा, मोबला, नायर, मलकारा, अलार, आदियान, कुरुम्बा, कुरुम्बा, पानियन, उराली, कादर यह सब केरल की जनजाति। टोडा, कुरुम्बा, कोटा, इरोला, बड़गा तमिलनाडु का। बरली, कथोड़ी, कोकना, दादर व नगर हवेली। दादर का है। नागर हवेली का है नायकड़ा, नायका या फिर नायकड़ा। बिहार का बैगा, असुर, खोंड, उराव, बिरहोर, बेदिया। ओडिशा की जनजाति है बगता, भूमिज, खोंड, गांडिया, कोल, कोरा। दमन व दीव की जनजाति थोडिया, सिंधी, वर्ली, दुबला। गोवा की जनजाति धोडिया और बरली। स्क्रीनशॉट लेने एक बार फिर से आप लोग देख लें। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन पे आते हैं। संथाल मुक्ता कहाँ के निवासी हैं? पूर्वी भारत के। कौन सी जनजाति ऋतु प्रवास करती है? भूटिया जनजाति। गद्दी जनजाति हिमाचल प्रदेश की मूल निवासी है। सहरिया जनजाति मुख्यतः किस राज्य में पाई जाती है? सहरिया जनजाति राजस्थान एवं मध्य प्रदेश में। नेक्स्ट है, वर्ष 1901 की जनगणना के समय सर्वप्रथम भारतीय जनसंख्या में प्रजातियों का विवरण किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया था? हर्बर्ट रिजले के द्वारा। अपोर, तीपी तथा अंडी नामक विवाह प्रथाएं किस आदिवासी समुदाय में प्रचलित है? हो जनजाति में। भारत की सर्वाधिक प्राचीन जनजाति कौन सी है? तो जारवा जनजाति है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह पर पाई जाने वाली सोमपेन, सेंटलीज, ओगे व जारवा जनजातियां विलुप्ति की स्थिति में है। उत्तराखंड की सबसे बड़ी अनुसूचित जनजाति कौन सी है? तो जौनसारी है। टोडा जनजाति कहाँ निवास करती है? नीलगिरी की पहाड़ियों पर। तमिलनाडु में। टोडा एवं जौनसारी जनजाति बहुपति विवाह की प्रथा को मानती है। बोडो जनजाति कहाँ निवास करती है? बोडो जनजाति गारो पहाड़ी पर। गारो जनजाति कहाँ की निवासी है? तो मेघालय की। खासी एवं गारो भाषा बोलने वाली सर्वाधिक जनसंख्या मेघालय में पाई जाती है। झूमिंग कृषि करने वाली जनजाति कौन सी है? तो खासी है। वर्तमान में भारत की 75 जनजातियों को PVTG का दर्जा प्राप्त है। केरल में कौन सी जनजाति पाई जाती है? कुरुम्बा जनजाति। संयुक्त परिवार प्रथा किस जनजाति से संबंधित है? थारू जनजाति से। शीर्ष 5 अनुसूचित जनजाति जनसंख्या वाला राज्य दिया गया है। पहले है मध्य प्रदेश, दूसरे स्थान पर महाराष्ट्र, तीसरे स्थान पर उड़ीसा, चौथे स्थान पर राजस्थान, 5वें स्थान पर गुजरात आता है। याद रखिएगा, यह सब ST जनसंख्या वाले राज्य दिया गया है। नेक्स्ट है सर्वाधिक तथा न्यूनतम जनजातीय समुदाय की जनसंख्या। सर्वाधिक तथा न्यूनतम जनजातीय समुदाय की जनसंख्या दिया गया है। भील जनजाति जो है 1.26 करोड़ जो कि सर्वाधिक है। दूसरे स्थान पर गोंड है जो कि इसकी कुल जनसंख्या 1.08 करोड़ है। संथाल का हो जाएगा 58 लाख। तीसरी सर्वाधिक जनसंख्या वाला जनजाति है। तीसरी सर्वाधिक जनसंख्या वाला जनजाति संथाल है। मीना 38 लाख, नायकड़ा 33 लाख, उराव 31 लाख, सुगाली 20 लाख। क्रम से याद रखिएगा, भील, गोंड, संथाल, मीना, नायकड़ा, उराव और सुगाली। अनुसूचित जाति। गिरिजन शब्द का प्रयोग अनुसूचित जातियों के लिए होता था। गिरिजन शब्द का प्रयोग अनुसूचित जातियों के लिए होता था जिन्हें महात्मा गांधी हरिजन
शब्द से संबोधित करते थे। सर्वप्रथम अनुसूचित जाति का प्रयोग साइमन कमीशन ने वर्ष 1927 में किया था, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। भारत में संकटग्रस्त जनजातियां कोटा, टोडा, उराली या तमिलनाडु की जनजाति है जो कि संकटग्रस्त जनजाति है। लेपचा सिक्किम का, कवरगढ़ा छत्तीसगढ़ का, राज्य उत्तराखंड का, ओगे, जारवा, सोमपेन, अंडमान निकोबार का, यह सभी के सभी संकटग्रस्त जनजाति है। विवाह का स्वरूप दिया गया है। परिविच्छा विवाह कुकी जनजाति में, हरण विवाह गोंड जनजाति में, परिछन विवाह भील जनजाति में, सेवा विवाह खासी और थारो जनजाति में, दूध लौटाव विवाह गोंड जनजाति में, राजी खुशी विवाह होब और भील जनजाति में, चुटकुटा विवाह थारू जनजाति में, प्रेत विवाह न्यूर कोरकू या गोंड जनजाति में। जनजातियों को शोषण से बचाव हेतु कुछ विशेष अधिनियम बनाए गए हैं। सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम 1955 संशोधित किया गया था 1976 में। अनुसूचित जाति या जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम 1989, न्यूनतम मजदूरी अधिनियम 1948, बंधित श्रम प्रति उत्पादन अधिनियम 1976, बाल श्रम प्रतिषेध और विनियमन अधिनियम 1986। इसे आप लोग तो ध्यान ही रखेंगे, याद रखिएगा। चलिए आगे है। विभिन्न द्वीपों के प्रमुख जनजाति समूह। लघु अंडमान द्वीप समूह ओंगे जनजाति प्रजाति है निग्रिटो। सेंटिनेल द्वीप पर सेंटिलीज जनजाति निग्रिटो प्रजाति इसकी है। मध्य व दक्षिण अंडमान जारवा जनजाति निग्रिटो प्रजाति। नेक्स्ट है स्ट्रेट द्वीप महा अंडमानीज जनजाति निग्रिटो प्रजाति। ग्रेट निकोबार शोम्पेन जनजाति न्यूग्रॉइड है और ग्रेट निकोबार पर निकोबारी जनजाति जो कि मंगोलाइड प्रजाति के हैं। अनुसूचित जनजाति जनजातियों के लिए आदिवासी शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग ठक्कर बापा आदिवासियों के पितामह ने किया। भारतीय संविधान सभा का सदस्य जयपाल सिंह ने सर्वप्रथम जनजाति के लिए आदिवासी शब्द का प्रयोग किया। किसने? जयपाल सिंह ने सर्वप्रथम जनजाति के लिए आदिवासी शब्द का प्रयोग किया। अनुसूचित जनजाति शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम संविधान की 5वीं अनुसूची में हुआ था। पुदुचेरी, दिल्ली, चंडीगढ़, हरियाणा, पंजाब राज्यों में कोई भी अनुसूचित जनजाति नहीं पाई जाती है। अब यहाँ पे वन दिया गया है, आप लोग देखना चाहें तो देख सकते हैं, लेकिन इसे आप लोग करंट के अनुसार से याद रखेंगे। करंट वाले बुक में ऐसे मिल जाएगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। सर्वाधिक वनावरण वाले राज्य एवं संघीय क्षेत्र दिया गया प्रतिशत के अनुसार। लक्षद्वीप, मिजोरम, अंडमान निकोबार द्वीप समूह। न्यूनतम वनावरण क्षेत्रफल वाले राज्य हरियाणा, पंजाब, गोवा, सिक्किम और बिहार है। क्षेत्रफल के अनुसार वनावरण की स्थिति मध्य प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा। न्यूनतम वनावरण क्षेत्रफल वाले केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? तो दमन व दीव, चंडीगढ़, लक्षद्वीप, पुडुचेरी और दिल्ली। नेक्स्ट है, उसी के बारे में सब कुछ दिया गया है। अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस 2023 के बारे में दिया गया है। संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा वर्ष 2013 से प्रतिवर्ष 21 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस मनाया जाता है। 21 मार्च को 2023 में इस विषय का केंद्रीय विषय था वन और स्वास्थ्य। वन और स्वास्थ्य, इसका उद्देश्य वन प्रबंधन और जैव विविधता संरक्षण के लक्ष्यों को प्राप्त करना है। अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस पहली बार वर्ष 1971 में मनाया गया था। बाकी ये सब आप लोग देखना चाहें तो ये सब देख सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। कुछ खास मुझे लग नहीं रहा है, करेंट वाले बुक में ये सब मिल जाएगा, इस कारण से मैं इसे छोड़ करके आगे बढ़ रही हूँ। विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूह 75 जनजातीय समूह को PVTG का दर्जा दिया गया है, उसी के बारे में डिटेल से बताया गया है। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने विशेष रूप से संवेदनशील जनजातियों के लिए किस योजना को मंजूरी प्रदान की है? प्रधानमंत्री जन मन योजना। भारतीय राज्यों में किसे भारत का कोहिनूर कहा जाता है? आंध्र प्रदेश को। फ्रांसीसी वास्तुकार ली कार्बूजियर द्वारा डिजाइन किया गया चंडीगढ़ शहर आधुनिक स्थापत्य कला तथा नगर नियोजन के लिए प्रसिद्ध है। क्षेत्रफल के अनुसार भारत के 3 सबसे बड़े राज्य क्रमशः कौन सा है? तो राजस्थान, मध्य प्रदेश एवं महाराष्ट्र। भारत में जनसंख्या के अनुसार तीसरा तथा क्षेत्रफल की दृष्टि से 12वां बड़ा राज्य है बिहार। असम की सीमा कितने राज्यों का स्पर्श करती है? 7 राज्यों से। असम की सीमा अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, पश्चिम बंगाल, मेघालय और त्रिपुरा से संपर्क करती है। पाट अचल अवस्थित है। पाट अचल जो है झारखंड में। तो 11 के जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश के किस जिले में जनसंख्या घनत्व सबसे अधिक है? गाजियाबाद में। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा राज्य गोवा है। जनसंख्या की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा संघ राज्य दिल्ली है। भारत के किस राज्य में सबसे अधिक जिले हैं? उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश में 75 जिले हैं। केरल की सीमा किन राज्यों का स्पर्श करती है? कर्नाटक एवं तमिलनाडु। दिल्ली को केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा किस वर्ष प्रदान किया गया? वर्ष 1956 में। हिमाचल प्रदेश की ग्रीष्मकालीन राजधानी कहाँ है? शिमला में है। भारत के कितने राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेश अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं साझा करते हैं? 18।
जम्मू कश्मीर राज्य का पुनर्गठन कब किया गया? 31 अक्टूबर 2019 को। दादरा व नगर हवेली तथा दमन व दीव का विलय करके किस नए केंद्र शासित प्रदेश का गठन किया गया है? दादरा व नगर हवेली तथा दमन व दीव। 2 अप्रैल 1970 को मेघालय राज्य का गठन असम के अंतर्गत एक स्वायत्तशासी राज्य के रूप में किया गया था। नेक्स्ट टॉपिक है भारत के प्रमुख अनुसंधान केंद्र। भारत के प्रथम अंटार्कटिका शोध केंद्र का नाम क्या है? तो यह है दक्षिण गंगोत्री। स्थापना हुआ था 1984 में। वर्ष 1989 में अंटार्कटिका महाद्वीप पर भारत ने अपना दूसरा वैज्ञानिक शोध केंद्र मैत्री स्थापित किया था। कब? 1989 में। अंटार्कटिका में तीसरे भारतीय शोध केंद्र की स्थापना भारतीय किया गया था। कब? 2012 में। पहला कौन सा है? तो दक्षिण गंगोत्री 1984, दूसरा 1989 में मैत्री और तीसरा भारतीय 2012 में। भारतीय चावल शोध संस्थान कहाँ है? तो कटक ओडिशा। राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान करनाल हरियाणा। भारतीय दलहन अनुसंधान संस्थान कानपुर। पहले भी यह सब हो चुका है। चलिए फास्ट तरीके से कंप्लीट कर लेते हैं। सेंट्रल फूड टेक्नोलॉजिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट मैसूर में स्थित है। राष्ट्रीय दुग्ध विकास परिषद कहाँ स्थित है? आनंद, गुजरात में। राष्ट्रीय कृषि अनुसंधान प्रबंधन अकादमी हैदराबाद, तेलंगाना। उद्यान एवं वानिकी विश्वविद्यालय स्थित है मोलन, हिमाचल प्रदेश। सोलन, हिमाचल प्रदेश। सोलन होगा, सोलन। सस्य वानिकी राष्ट्रीय शोध केंद्र कहाँ अवस्थित है? झांसी, उत्तर प्रदेश में। कृषि में प्रयोग होने वाले औजारों और मशीनों पर शोध एवं विकास कार्य से संबंधित सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग भोपाल में स्थापित है। केंद्रीय शुष्क क्षेत्र अनुसंधान संस्थान जोधपुर, राजस्थान में है। केंद्रीय उपोष्ण बागवानी संस्थान कहाँ स्थित है? लखनऊ, उत्तर प्रदेश में। भारतीय हीरा संस्थान सूरत में है। राष्ट्रीय वनस्पति अनुसंधान संस्थान लखनऊ में। केंद्रीय खनन अनुसंधान संस्थान धनबाद, झारखंड। इंडियन ब्यूरो ऑफ माइंस का मुख्यालय नागपुर, महाराष्ट्र में है। भारत के प्रमुख संस्थान दिया गया है। केंद्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी अनुसंधान संस्थान मुख्यालय है मैसूर। केंद्रीय भवन निर्माण अनुसंधान रुड़की। केंद्रीय कांच तथा मृत्तिका अनुसंधान संस्थान कोलकाता। केंद्रीय यांत्रिक इंजीनियरिंग अनुसंधान संस्थान दुर्गापुर। भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण नई दिल्ली। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण नई दिल्ली। राष्ट्रीय भूभौतिकी अनुसंधान संस्थान हैदराबाद। दृष्टि विकलांग हेतु राष्ट्रीय संस्थान देहरादून। पारिस्थितिकी विज्ञान केंद्र बेंगलुरु। केंद्रीय वन अनुसंधान संस्थान देहरादून। भारतीय लौह अनुसंधान संस्थान रांची। केंद्रीय खनन एवं ईंधन अनुसंधान केंद्र धनबाद। भारतीय सर्वेक्षण विभाग देहरादून। भारतीय मौसम वेधशाला पुणे। नेक्स्ट है भारतीय भूचुंबकीय संस्थान मुंबई। भारतीय खगोल संस्थान बेंगलुरु। राष्ट्रीय समुद्र विज्ञान संस्थान पणजी। डिजिटल लोकोमोटिव वर्क्स वाराणसी। केंद्रीय सड़क अनुसंधान संस्थान नई दिल्ली। केंद्रीय चमड़ा अनुसंधान संस्थान चेन्नई। केंद्रीय औषधि अनुसंधान संस्थान लखनऊ। भारतीय मौसम विज्ञान संस्थान नई दिल्ली। कपड़ा उद्योग अनुसंधान संस्थान अहमदाबाद। अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान नई दिल्ली। टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च मुंबई। भारतीय सुरक्षा प्रेस नासिक। उच्च अक्षांश अनुसंधान प्रयोगशाला गुलमर्ग। राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी अनुसंधान संस्थान नागपुर। एक नज़र खुद से देखेंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। केंद्रीय नमक व समुद्री रसायन अनुसंधान संस्थान भावनगर, गुजरात में है। नेक्स्ट है प्राकृतिक आपदा एवं प्रबंधन। भारत को कितने भूकंपीय जोखिम क्षेत्रों में विभाजित किया गया है? 4। भारत का कौन सा क्षेत्र उच्च तीव्रता के भूकंपीय मेखला में नहीं आता है? तो ये नहीं आता है कर्नाटक पठार। जोन 5 जो है अत्यधिक तीव्र में आता है। जोन 4 अति तीव्र में। जोन 3 मध्यम तीव्रता में। जोन 2 कम तीव्रता में। जोन 5 में तीव्रता 9 या अधिक। जोन 4 में तीव्रता 8। जोन 3 में 7। जोन 2 में 6 या कम। जोन 5 में उत्तर पूर्वी भारत, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, कच्छ का रण, उत्तरी बिहार का कुछ भाग, अंडमान निकोबार द्वीप समूह। वही जोन 4 में जम्मू कश्मीर भी आता है, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश के कुछ क्षेत्र, सिक्किम, उत्तर प्रदेश के उत्तरी क्षेत्र, गंगा यमुना दोआब, बिहार, पश्चिमी तट से जुड़ा महाराष्ट्र का क्षेत्र, राजस्थान का पश्चिमी भाग, दिल्ली, यह सब। जोन 3 में केरल, गोवा, गुजरात, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, पंजाब का कुछ भाग, राजस्थान, मध्य प्रदेश, बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, ओडिशा, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु व कर्नाटक में आता है। कुल मिलाकर बिहार को देखा जाए तो सभी जोन में आता है। जोन 2 में देश का शेष 46% हिस्सा जोन 2 में आता है। उत्तर प्रदेश का कौन सा क्षेत्र सर्वाधिक बाढ़ प्रभावित है? पूर्वी क्षेत्र है। भारत के किस क्षेत्र में शीतकाल में सर्वाधिक वर्षा होती है? कोरोमंडल तट पर। भारत में बाढ़ क्षेत्रों के अंतर्गत निम्न गंगा मैदान, ब्रह्मपुत्र घाटी मैदान, महानदी, कृष्णा, गोदावरी एवं कावेरी नदियों के डेल्टाई क्षेत्र आदि आते हैं।
भारत के सबसे अधिक बाढ़ग्रस्त राज्य कौन सा है? बिहार एवं असम है। ज्वालामुखी उद्गार से कौन कौन से पदार्थ निकलते हैं? लावा, राख, जलवाष्प व गैस। भारत के प्रमुख ज्वालामुखी का नाम दिया गया है। भारत के अडमान द्वीपीय क्षेत्र में निम्न ज्वालामुखी पाए जाते हैं। बैरन है, नारकोंडम है और वारातंग है। बैरन अंडमान सागर स्थित यह ज्वालामुखी दक्षिण एशिया का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी है। नारकोंडम यह भी अंडमान सागर में स्थित एक प्रसुप्त ज्वालामुखी है। वारातंग यह शांत श्रेणी का एक प्रकार का कीचड़ युक्त ज्वालामुखी है। आगे बढ़ते हैं। भारतीय भू सर्वेक्षण का मुख्यालय कहाँ स्थित है? कोलकाता। देश के प्रथम आपदा प्रबंधन प्रशिक्षण संस्थान की स्थापना कहाँ की गई? लातूर, महाराष्ट्र में। भारत में सुनामी चेतावनी केंद्र कहाँ अवस्थित है? हैदराबाद में। वर्ष 2007 से भारत ने हिंद महासागर में विश्व की सबसे आधुनिक सुनामी चेतावनी प्रणाली प्रारंभ कर दी है। दिसंबर 1984 में हुए भोपाल गैस त्रासदी के लिए उत्तरदायी गैस कौन सी थी? मिथाइल आइसोसाइनाइड। विभिन्न आपदाओं के प्रबंधन के लिए नोडल मंत्रालय भी बनाया गया है। प्राकृतिक व मानव निर्मित आपदाएं गृह मंत्रालय के अंतर्गत, सूखा कृषि मंत्रालय, विमान दुर्घटनाएं नागर विमान मंत्रालय के अंतर्गत, रेल दुर्घटना रेल मंत्रालय के अंतर्गत, रासायनिक आपदा पर्यावरण मंत्रालय के अंतर्गत, जैविक आपदा स्वास्थ्य मंत्रालय के अंतर्गत, नाभिकीय दुर्घटना परमाणु ऊर्जा विभाग के अंतर्गत आते हैं। भारतीय वन प्रबंधन संस्थान की स्थापना वर्ष 1982 में भोपाल में की गई थी। तो कुल मिलाकर के कह सकते हैं कि इंडियन ज्योग्राफी जो है कंप्लीट हो चुका है। एक टॉपिक और रह गया है विभिन्न, जिसे हम लोग कंप्लीट करके उसके बाद वर्ल्ड ज्योग्राफी को कंप्लीट करने का प्रयास करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। इसका मास्टर वीडियो भी जल्द उपलब्ध कर दिया जाएगा। कौन सी नदी हिमालय की तीनों श्रेणियों से होकर प्रवाहित होती है? आप लोग से गुजारिश है कि प्लीज़ ये वीडियो अगर पसंद आया है तो लाइक करिएगा। अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को क्लिक कर लीजिए और इसे शेयर भी क्या करिए। तो चलिए क्वेश्चन को देखते हैं। कौन सी नदी हिमालय की तीनों श्रेणियों से होकर प्रवाहित होती है? सतलज नदी। भारत में किन शैल तंत्रों में सर्वाधिक लौह अयस्क पाया जाता है? धारवाड़ तंत्र में। एगमार्क खाद्य उत्पादों का गुणवत्ता मानक है। छत्तीसगढ़ का राज्य पशु क्या है? जंगली भैंसा। दी हिमालयन माउंटेनियरिंग इंस्टीट्यूट कहाँ स्थित है? दार्जिलिंग, पश्चिम बंगाल। डायमंड हार्बर तथा साल्ट लेक सिटी कहाँ अवस्थित है? कोलकाता। भारत में लवणीय मृदा का सर्वाधिक क्षेत्रफल कहाँ है? गुजरात में। मणिपुर की लोकटक झील में गाद व वनस्पति से बने तैरते हुए द्वीपों को स्थानीय भाषा में फुमड़ी कहते हैं। क्या कहते हैं? फुमड़ी कहते हैं। दक्षिण एशिया में सर्वाधिक वृद्ध जनसंख्या वाला आदिवासी समूह कौन सा है? गोंड है। भारत में स्थापित प्रथम परमाणु रिएक्टर का क्या नाम है? अप्सरा। देश का सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला कौन सा है? थाने है। छत्तीसगढ़ में सबसे कम वन क्षेत्र वाला जिला जांजगीर चांपा है। जांजगीर चांपा है। छत्तीसगढ़ में सबसे कम वन क्षेत्र वाला जिला कौन सा है? जांजगीर चांपा है। जबकि सर्वाधिक वन क्षेत्र वाला जिला जो है सरगुजा है। नीरी कहाँ स्थित है? नागपुर में। दक्षिण भारत की नदियां प्रमुख रूप से किस प्रकार के अपवाह तंत्र का निर्माण करती है? वृक्षाकार अपवाह तंत्र का। ताप्ती की प्रमुख सहायक नदियां नंदीराज, नारंगी, कोटरी एवं निब्रा है। गन्ना उत्पादन में राज्यों का सही अवरोही क्रम क्या है? गन्ना उत्पादन में पूछा जा रहा है तो प्रथम स्थान पर उत्तर प्रदेश, फिर महाराष्ट्र, कर्नाटक एवं तमिलनाडु। सरसों का सर्वाधिक उत्पादन किस राज्य में होता है? तो राजस्थान में। क्लियर। नेक्स्ट है, इंदिरा सागर बांध किस नदी पर स्थित है? यह है नर्मदा नदी पर। विश्व मृदा दिवस कब मनाया जाता है? 5 दिसंबर को। भारत में सर्वप्रथम किस राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना की गई थी? जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान, उत्तराखंड। भारत के किस शहर को गुलाबी शहर के नाम से जाना जाता है? पिंक सिटी के नाम से, जयपुर को। भारत में सिलिकॉन वैली स्थित है बेंगलुरु में। विश्व का पहला पूर्ण जैविक राज्य सिक्किम है। स्वच्छ भारत अभियान के अंतर्गत इसे खुले में शौच मुक्त पहला राज्य भी घोषित किया गया है। भारत में किस राज्य को सिलिकॉन स्टेट कहा जाता है? सिलिकॉन स्टेट के नाम से जाना जाता है कर्नाटक को। छत्तीसगढ़ में जूट उद्योग किस स्थान पर छत्तीसगढ़ में जूट उद्योग किस स्थान पर है? तो इसका आंसर दिया गया है रायगढ़। उत्तर प्रदेश में शस्य जलवायु क्षेत्रों की संख्या कितनी है? 9 है। छत्तीसगढ़ के किस जिले में टीन की खदानें हैं? दंतेवाड़ा। टीन की खदान दंतेवाड़ा में है। जंगल महल क्षेत्र कहाँ स्थित है? पश्चिम बंगाल में। भारत में हिंदी के पश्चात कौन सी भाषा सबसे अधिक बोली जाती है? बांग्ला। खासी किस भाषा समूह से संबंधित है? ऑस्ट्रिक से। छोटा नागपुर पठार का सर्वाधिक सघन बसावट वाला जिला धनबाद खनन उद्योग के विकास तथा औद्योगिकरण के लिए प्रसिद्ध है। भारत का प्रमुख जिप्सम उत्पादक राज्य कौन सा है? तो राजस्थान।
राज्य और एनसीआर में शामिल जिले दिए गए हैं। हरियाणा के गुरुग्राम, फरीदाबाद, पलवल, पानीपत, रोहतक, सोनीपत, रेवाड़ी, झज्जर, भिवानी, महेंद्रगढ़, चरखी दादरी, नूंह, जींद एवं करनाल, यह सब एनसीआर में आते हैं। उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद, गौतम बुद्ध नगर जो कि नोएडा एवं ग्रेटर नोएडा में है, मेरठ, बागपत, बुलंदशहर, हापुड़ और मुजफ्फरपुर, शामली, यह सब उत्तर प्रदेश के जिले हैं। राजस्थान का अलवर और भरतपुर जो है एनसीआर में आते हैं। वर्ष 1960 में भारत के प्रथम कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना पंतनगर उत्तराखंड में की गई थी। तो ये रहा इंडियन ज्योग्राफी जो कि कंप्लीट हो चुका है। इसका मास्टर वीडियो भी उपलब्ध कर दिया जाएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।